इवनिंग फ्रेंड्स। कैसी रही हमारी वीकली स्टॉक मार्केट, क्योंकि सैटरडे और संडे को हम एनालाइज करते हैं कि जो हमारा पूरा वीक है उसमें स्टॉक मार्केट कैसी रही। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा टैरिफ, इन्फ्लेशन, अमेरिका, ट्रेड वॉर। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में 4 डेज आज जो मार्केट का जो स्टॉक का वर्किंग डेज रहे उसमें किस तरह से स्टॉक मार्केट ने बिहेव किया, ट्यूसडे को कैसी थी मार्केट, क्यूओस के अंदर रही, एफआईआईज ने बहुत कुछ सेल किया, और ये जो टैरिफ है, ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का बढ़ने का खतरा हुआ। डोनाल्ड जे ट्रंप, जिन्होंने ट्रंप टैरिफ, पेंगुइन टैरिफ, ट्रेड वॉर, जो मर्जी बोलिए आप इसको, क्यूओस क्रिएट कर दिया है। भारत पे क्या फ़र्क पड़ा है, चाइना पे क्या फ़र्क पड़ा है, और हमारी स्टॉक मार्केट कैसी रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्यूसडे के साथ। लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड एंड टैरिफ वॉर इन डेप्थ एनालिसिस। ये वाला वीलॉग मैंने अपलोड किया हुआ है, और कल से जो है ये देखिए वॉर, कौन से वाली वॉर होने वाली है, ये होने वाली है टैरिफ वॉर, टैरिफ्स की वॉर। और किसने स्टार्ट की है ये वाली जो वॉर है ये स्टार्ट की है, ये देखिए यहाँ पे, ही इज डोनाल्ड जे ट्रंप। इन्होंने स्टार्ट की है बहुत ही खतरनाक टैरिफ वॉर, जिसको लोग ट्रेड वॉर के नाम से भी जानते हैं, ट्रेड वॉर। और इन्होंने अप्रैल 2 को बोला है लिबरेशन डे। लिबरेशन डे किसके लिए बोल रहे हैं, ये यूएस के लिए। और लिबरेशन डे का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अमेरिका के ऊपर जो लोग टैरिफ लगाते थे, हम उन देशों के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ये डोनाल्ड जे ट्रंप साहब बोल रहे हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप। हर रोज हम इनको करते हैं, और कल जो है वो 2 अप्रैल आने वाला है। इनसे व्हाइट हाउस में पूछा गया कि आप 1 अप्रैल को क्यों नहीं लगा रहे हैं टैरिफ। तो इनका जवाब था क्योंकि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे होता है, तो लोग ऐसा ना समझें कि अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। और ये जो 3 देश, ये देखिए यहाँ पे, इस वीलॉग को भी मैंने पहले बनाया है, ये मैं सामने जो आपके हम मार्क कर रहा हूँ 3 कंट्रीज़ के ऊपर। वो कौन सी हैं, मैक्सिको, कनाडा, तो सॉरी एक सीरीज़ अभी देख के आया मैं कनाडा, तो फिर मेरे को वो ध्यान रह गया, दैट इज़ कनाडा। बहुत अच्छी सीरीज़ है ये कनाडा, हॉटस्टार पे ज़रूर देखिए आप इसको, एक्सीलेंट सीरीज़। तो कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, इन तीनों पे टैरिफ लग चुका है। इसका 2 वीलॉग हमने पहले बना दिए हैं, और एक वीलॉग इसका आपको कल, या हो सकता है आज हम शाम को इसको अपलोड करें। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, आप इसको हमारे चैनल को शेयर करिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में किस प्रकार से रहा। आज की जो मार्केट है, ये फॉर्मूला मैं दोबारा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, दैट इज IC इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड I बियरिश। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल हमने बनाया है, बहुत आसान मॉडल है ये। लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर ये मॉडल है। लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर मॉडल इसलिए है ये क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल भी हो सकता है। तो जिस दिन भी बियरिश मार्केट होगी उस दिन आपको पैसे लगाने हैं, और किस प्रोपोर्शन में लगाने हैं। मान लो आपके पास 2500 रुपी, 2500 रुपी बिल्कुल आपकी सेविंग है, तो 500 रुपये में आपको बाई करना है। क्या बाई करना है, कैसे बाई करना है, RSI का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है आपको। आप जाइए वो वीलॉग देखिए अगर आपको नहीं पता है। मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपी है, तो आपको 5,000 रुपी इन्वेस्ट करना है। आज की डेट में आपको निफ्टी 50 के यूनिवर्स से बाहर नहीं जाना है। निफ्टी 50 के स्टॉक खरीदने हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्लीक है, वो बहुत वोलेटाइल है, और जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी नहीं है उनको लेके। मान लीजिए आपके पास 2,50,000 रुपी है, तो 50,000 रुपी। और इसी तरह से अगर आपके पास 25 करोड़ रुपी है, तो 5 करोड़ रुपी आपको आज के दिन में, ये देखिए बियरिश डे, इन्वेस्ट करना है। इसलिए हमने फार्मूला बना रखा है। ये फार्मूला मुझे लगता है कि जितनी भी
जितने भी हाइपोथेसिस हैं, जितनी भी स्टॉक मार्केट में थियरीज हैं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने वो सारी थियरीज को स्टडी करने के बाद एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑन अर्थ हमने डिवाइस किया है। इससे सिंपल कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता दुनिया में, जो हमारी अब तक की रिसर्च कहती है। तो इसको फॉलो करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो कामयाब है आपकी नहीं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो उस इस टाइम में भी ग्रीन रहेगा अगर आप ये वाला हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल को फॉलो करते हैं। तो चलिए जी, आज के दिन की मार्केट परफॉर्मेंस कैसी रही? हल्की सी नेगेटिव थी, फिर बड़ी सडनली पॉजिटिव हुई, उसके बाद मार्केट नेगेटिव जाती है, नेगेटिव जाती है, नेगेटिव जाती है और मैसिव नेगेटिविटी के साथ बंद होती है। तो क्या कारण रहे? हमारी स्टॉक मार्केट जो है आज इतनी बुरी तरह से वहाँ पे मार्केट का बुरा हाल हुआ। गोल्डमैन सैक ने एक प्रोबेबिलिटी बताई है कि यूएस रिसेशन आने वाला है। गोल्डमैन सैक एक बहुत बड़ी फर्म, इन्वेस्टमेंट फर्म है और बैंक है यूएस में। उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि ये जो है डीजे ट्रम्प साहब, इनकी वजह से रिसेशन आने वाला है, और रादर इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन और रिसेशन यूएस में आने वाला है। स्टैगफ्लेशन और रिसेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। 2 लगातार किन्हीं भी क्वार्टर्स में अगर माइनस में जाती है जीडीपी, तो जो थर्ड क्वार्टर होगा उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी इज इन रिसेशन। तो इसकी उम्मीद जताई गई है कि जो मार्केट है वो रिसेशन में जा सकती है यूएस के अंदर, और रिसेशन में जाने का जो कारण है वो है ये ग्लोबल टैरिफ्स। अब ये ट्रम्प टैरिफ कुड एक्सरवेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर लिमिटिंग द फेड एबिलिटी टू मॉडरेट इंटरेस्ट रेट। ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नए व्यूअर हमारे चैनल पे आए हैं उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये व्लॉग जो नए व्यूअर्स हैं और नए सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल में, आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का ये FOMC ऑफ यूएस मार्च 2025 की इनसाइट का वीडियो हमने बनाया है, उसको आप जाके देखिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो डीजे ट्रम्प साहब हैं, इनकी जो स्टैंस है, ये बोल रहे हैं कि मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूँ, और वो बढ़ रहा है, आपको दिख भी रहा है। टैरिफ के साथ में क्या बढ़ेगी? टैरिफ के साथ में बढ़ेगी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण क्या हो जाएंगी? कॉस्टली हो जाएंगी चीज़ें यूएस के अंदर। यूएस स्टैगफ्लेशन में भी जा सकता है, और जब भी स्टैग रेट हाई होते हैं मार्केट के अंदर, ध्यान से समझिए इस बात को, जब भी प्राइसेस हाई होते हैं तो ये जो डॉलर है इसको स्क्वीज कर दिया जाता है मार्केट के अंदर। स्क्वीज कैसे होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे कि मान लो आपको $100 का आपने लोन लिया, तो पहले आपको इसको $4.5 का इंटरेस्ट देना था। अब मुझे स्क्वीज करना है कैश मार्केट से, तो मैं इंटरेस्ट रेट $5 कर दूंगा। तो आप कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो मार्केट में कम डॉलर आएंगे, कम डॉलर आएंगे तो कीमतें कंट्रोल में आना शुरू होंगी। तो हम उल्टा क्या चाह रहे हैं कि ये $4.5 से $4 पे आए, लेकिन जो ट्रम्प साहब भी यही चाहते हैं कि $4 पे आए। वो चाह ये रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं फील्ड के अंदर वो उल्टा कर रहे हैं। टैरिफ को बढ़ाने से क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे, और स्टॉक मार्केट में पैसा जो है वो कम आएगा। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है इस सारी चीज़ को लेके। हमारी स्टॉक मार्केट आज बहुत बियरिश रही, और बियरिश रहने का कारण, सबसे बड़ा कारण था ये जो निफ्टी विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स बोला जाता है इसको। ये बताता है कि मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाएगी, दिशा नहीं बताता ये, लेकिन श्योर है कि कहीं ना कहीं जाएगी। ये देखिए 8-9% के करीब वोलेटिलिटी बढ़ी, तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो मार्केट ने आज क्या किया? नीचे की तरफ की उड़ान भरी, और इस वोलेटिलिटी में आज देखिए जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ये देखिए दोबारा आपको लेके आता हूँ मैं वहाँ पे। ये पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी इंडियन दिख रहा है? गोल्डमैन सैक यूएस की रिपोर्ट, ट्रम्प टैरिफ यूएस की रिपोर्ट, ग्लोबल टैरिफ अनसर्टेनिटी ये भी यूएस से आई है।
ट्रम्प लूमिंग डेंजर, इट इज ऑल्सो फ्रॉम यूएस। तो भारतीय स्टॉक मार्केट जो आज गिरी है उसका इनहेरेंट कोई रीजन नहीं है, उसके सारे इंटरनेशनल रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट फॉल की। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, हम जो इंटरनेशनल इवेंट सारे एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हम क्यों एनालाइज कर रहे होते हैं? हम इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि उसका डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ी बियरिंग है। अब आइए, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये पिछले 5 दिनों से देखिए हमारा रूपी फॉल किया। ये है वो पिछले 4 दिन मार्च के, जब ये मार्केट ऊपर को गई थी और ये शेयर था। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और करवाया है, सेल ऑन राइज। ये जो ट्रेडर है स्टॉक मार्केट में, जो बहुत मैं इन लोगों को मानता हूँ, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ट्रेडर्स। अगर कभी आपको ट्रेडिंग करनी, खैर मैं आपको नहीं अभी सजेस्ट करूँगा, अगर कभी आपको ट्रेडिंग करनी है अपनी लाइफ में, तो याद रखिएगा इस तरह की ट्रेडिंग करनी है आपको। यहाँ जैसे आपको स्टॉक को खरीदना है, यहाँ जैसे कहीं खरीदना है, ये इमीडिएट नहीं आपको बेचना है, और यहाँ जैसे कहीं आपको बेचना है, ये यहाँ जैसे बेचना। अब एग्जैक्ट टॉप का तो किसी को नहीं पता होता, तो आपको यहाँ, और ये जो गैप है ना, ये गैप आपको बहुत ज़्यादा 15 से 20% का रिटर्न दे जाएगा। ये होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स। तो सेल ऑन राइस की जो है, सेल ऑन राइस, ये स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसकी जो एक्टिव स्ट्रेटजी है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आज वो भी लॉग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। सेल ऑन राइज बहुत ज़्यादा एक्टिव थी आज हमारी मार्केट में। ये देखिए निफ्टी 50, आप इसका टेक्सचर बड़े ध्यान से समझिए आज के दिन का। यहाँ गैप डाउन के साथ ये खुलता है, उसके बाद ये ऊपर जाता है यहाँ पे, और इसके बाद ये नीचे आता है। और याद रखिए, जो ये ट्रेडर्स थे ना, जिन्होंने बेचना था, उन्होंने जानबूझ के ये टॉप बनाया। इसको कहते हैं शैलो टॉप, शैलो टॉप। और ये तय था, आज टॉप बनाने का स्टॉक मार्केट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। जब कल ट्रम्प टैरिफ ने, जो यूएस टैरिफ है, उसने फोर्स में आना, आज कैसे टॉप बन जाएगा? तो ये जानबूझ के बनाया गया ट्रैप करने के लिए। और वोलेटिलिटी देखिए, ओपन होती है 23,341 पे, हाई जाती है 23,565 पे, लो 23,136। आप गैप देखिए, तो यहां पे देखिए ओपन, हाई और लो के बीच में अप्रोक्सीमेटली 450 पॉइंट का कितना बड़ा। और यहाँ ग्राफ पे देखिए, वहां छोड़िए, आप ग्राफ पे देखिए लोएस्ट पॉइंट और इसके बीच का गैप देखिए आप, कितना बड़ा वोलेटाइल रहा। तो जो आज ट्रेडर होंगे ना इंडियन स्टॉक मार्केट में, ट्रेडर्स आर एब्सोल्युटली फिनिश्ड। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको पिछले 5 दिनों से टेक्निकल एनालिसिस मैंने हर रोज किया कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करूँ। टेक्निकल एनालिसिस के मैंने आप लोगों को पहले भी 2 व्लॉग अपने वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो एक कौन है, फॉलिंग चार्ट पैटर्न, इसमें ब्रेकआउट कब होगा, और एक मैंने आपको और बहुत ही शानदार बताया हुआ है कि जब रिवर्सल होता है, रिवर्सल और पियर्सिंग चार्ट पैटर्न, ये रिवर्सल के लिए दोनों यूज होते हैं। और आज की डेट में ये दोनों शैलो साबित हुए हमारी स्टॉक मार्केट में। ये भी शैलो साबित हुआ, ये भी शैलो साबित हुआ, और जैसी बिल्कुल उम्मीद थी हमें कि ऐसा होगा स्टॉक मार्केट में, इनको मैं यहाँ बताता हूँ। ये देखिए, अक्टूबर से ये मार्केट फॉल कर रही है, निफ्टी 50 का चार्ट है ये कैंडल्स बन रही हैं। ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पे, ये ध्यान से देखिए, ये आज की कैंडल है, ये आज की कैंडल है। इसका जो विक है वो ऊपर को है, तो मीनिंग ये बियरिश थी। और जो बियरिश ट्रेंड है हमारी स्टॉक मार्केट में, वो बियरिश ट्रेंड हो सकता है कि आगे भी ये जो बियरिश मारोबोजू उसको कहते हैं, वो जनरेट हुआ। ये एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको पूरा, लेकिन आप एक मेगा एनालिसिस में देखिए, ये फॉलिंग चैनल पैटर्न है। अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है, इस लाइन को, इसको कहते हैं C1 इज कंफर्मेशन 1, इससे ऊपर चला जाता तो कंफर्म हो जाना था कि मार्केट ऊपर को जाएगी। टच किया इसने, फिर नीचे को आ गया। कंफर्मेशन 2 तो छोड़ो, अभी 1 ही नहीं हुई, 3 वो भी नहीं हुई,
सबसे खतरनाक डेट थी ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर को नहीं अपना टर्न ले पाई। अब हमको देखना है अगले 10 जो हमारे वर्किंग डे होंगे स्टॉक मार्केट में, कि इस चार्ट के ऊपर क्या बिहेवियर आता है। और ये बियरिश मारुबुजू बना है, इस मारुबुजू को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन RSI को देखिए, जिसके बेस के ऊपर मैंने आपको समझाया आपको स्टॉक खरीदना होता है जब 30 है। देखिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है ये, जब ये देखिए 30 से नीचे ये था, खूब सारी इन्वेस्टमेंट करिए और पकड़िए निफ्टी 50 को। शेयर हम नहीं बताते कौन सा खरीदना है, हम बता भी सकते हैं पर हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन सा खरीदना है। वो तो फिर एक टिप वाले होगी ना गैंग, वो तो बहुत वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, आप लेते रहो उनसे टिप्स, कुछ नहीं होने वाला। वो खुद भी नेगेटिव है, आपको भी नेगेटिव में रखेंगे। RSI जब यहाँ पे है तब आपको इन्वेस्ट करना है। अब ये देखो RSI आज के दिन में कितना गिरा। ये है MACD, इसको सिग्नल लाइन बोलते हैं। ब्लू लाइन जब ऊपर, ये देखिए यहाँ से ब्लू लाइन चली थी, यहाँ पे मार्केट। अब आप लोगों को एक आपके मन में सवाल आता होगा कि मार्केट चढ़ती और गिरती क्यों रहती है। मार्केट चढ़ती और गिरती रहती है, अभी तक हमने ये शुरुआत नहीं किया, लेकिन हिमालयन कैपिटल में हम ऐसा करते हैं बहुत बार। यहाँ पे बाई किया गया, यहाँ पे मान लो बाई कर दिया हमने ₹1 करोड़, और यहाँ पे हमने सेल कर दिया, और सेल यहाँ पे हुआ होगा 1 करोड़ 20 लाख। तो प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे? प्रॉफिट आया 20 लाख। 40% इसके ऊपर टैक्सेस लग जाएंगे जो अलग अलग प्रकार के हैं। 8 लाख गवर्नमेंट को चला गया, 12 लाख। 12 लाख में 30% की आप रेंज में आएंगे, 3,60,000 वहां चला गया। ये विडंबना है भारत की। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे इन्होंने अप्रोक्स, और भी इसमें सेस बहुत कुछ लगता है, 8 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे। विडंबना ऐसी है हमारे देश के अंदर कि आपने 20 लाख में से 12 लाख रुपए का टैक्स सरकार को दे दिया, लेकिन 8 लाख रुपए आपने कमा लिया। और यहाँ पे 1 करोड़ वाले इन्वेस्टर नहीं होते, वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और यहाँ पे आके बेच देंगे। इसीलिए ये जो चार्ट्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप 5,000 रुपया लगाएंगे फिर आप यहाँ पे बेचेंगे इसको 6,000 में, तो वो है ना एक बॉलीवुड फिल्म की एक डायलॉग कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो ये वही है कि अगर आप 5,000 लगाएंगे, 7,000 लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे तो क्या बना लेंगे आप। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं ज़्यादातर, आपको करनी है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के अंदर जाना है आप लोगों को, और वही आपको मिलीनियर बना सकती है। याद रखिएगा आप हमेशा, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग ये होती है जब भी स्टॉक मार्केट यहाँ पे आएगी, आपके पास 1 लाख 2 लाख, जो मैंने बताया प्रिंसिपल इस वीडियो की शुरुआत में, वहाँ इन्वेस्ट करना है और फिर आपको सो जाना है मजे से। अब चलिए आप आगे, आज के दिन में ये देखिए 20% वोडाफोन आइडिया, इसके ऊपर मैं वीलॉग लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसका मैं कल का बिहेवियर देखना चाहते हैं हम, कि कल कैसा बिहेव करेगा। अब आप लोगों को महसूस हो रहा है कि हम तो लॉस हो गए, कि हमें तो नुकसान हो गया, और आप में से जो होंगे उन्होंने वोडाफोन आइडिया को खरीदा होगा, कई लोगों ने। ये देखिए, इससे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीलॉग बनाया हुआ है, एक बहुत अच्छा शॉर्ट जो है, एक शॉर्ट मैंने अपलोड किया हुआ है आज, उसकी रील भी हमने अपलोड की है। ये हमने वोडाफोन आइडिया के ऊपर बनाया क्योंकि भारत सरकार ने 20.6% से अपना शेयर बढ़ा दिया है 48.99%। अब ये मानिए वोडाफोन एंड आइडिया ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। उस पर क्या था, आइडिया जो था वो था बिरला ग्रुप का, और वोडाफोन जो था वो था ब्रिटिश ग्रुप का। अब ये लोग बेचारे स्पेक्ट्रम के हिस्से में फंसे रहे वहाँ पे, तो बहुत सारे टैक्सीज ये दे ना पाए, और अल्टीमेटली सरकार ने इसको एक्वायर किया। तो अब इसके ऊपर सिटी ग्रुप ने बोला है, एक तो ये न्यूज़ आई सरकार अपने शेयर खरीद रही है 10 रुपए के रेट के साथ, इसमें पूरा वीलॉग बनाऊंगा मैं, यू डोंट वरी। और दूसरा, सिटी ग्रुप ने इसके ऊपर, एक सिटी रिसर्च बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, अगर आपने हर्षद मेहता की वो जो
के ऊपर बनी हुई स्कैम 92 फिल्म देखी होगी, उसमें सिटी ग्रुप दिखाया गया जिसका बड़ा नेगेटिव रोल था। तो जो सिटी ग्रुप है, इसकी एक रिसर्च आर्म है, उसने बोला है कि ये 12 रुपए से ऊपर जाएगा इसका टारगेट। क्यों? और ये सरकार के पास आया, इसलिए मार्केट ने इस पर पॉजिटिव रिएक्ट किया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक 24 रुपए से गिरता हुआ 6 रुपए पे आया था। लोगों का 400% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने, तो आपने घबराना नहीं है। ₹6 से ये ₹24 से 6 रुपये के ऊपर आया, तो कितना 400% का नुकसान हुआ इस पर। तो आज आपको लग रहा होगा कि मैंने खरीद लिया, ये न्यूज़ तो कल शाम को आई थी ना, तो कल शाम को आई होगी तो प्लेटफॉर्म पे लोगों ने खरीद लिया होगा इसको। और जो इसके फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल ऑफ दिस स्टॉक मैं एनालाइज करूंगा आपको, वो बैड नहीं है, बुरे नहीं है, दे आर वर्स्ट, बहुत ही बेकार फंडामेंटल्स हैं वोडाफोन आइडिया के। अब सरकार को इस पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उसके बाद इसका रिवाइवल हो सकता है। सो आपने घबराना नहीं है कि आप इस छूट गया आपसे, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही पुअर स्टॉक है। HBL इंजीनियरिंग, इसने आज बहुत शानदार कमाल किया 9%, और इसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है, ये जो HBL इंजीनियरिंग जो है, पहले इसका नाम था HBL पावर, अब इन्होंने इसका नाम बदल के कर दिया है HBL इंजीनियरिंग। इस कंपनी का जो स्टॉक है, हमने हिमालयन कैपिटल में इस स्टॉक को हमने 90 रुपीज़ पे खरीदा था, और अब भी हमने इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। जब ये 600 से भी ऊपर चला गया था, ₹600 से, तब भी हमने इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ था, जब ये 7 टाइम्स ऊपर जा चुका था। और हमने, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस है इसको लेके, हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक को खरीदिए, अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। आपने स्टॉक वही खरीदना है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। RSI जो है अगर 70 है तो यहाँ पे बेचना है, और RSI अगर 30 है तो 30 से नीचे है तो यहाँ पे आपको बाई करना है। ये वीडियो मैंने प्रॉपर्ली बनाया हो, उस वीडियो को आप देखिए। ये बहुत कॉस्टली शेयर है, और ये आज क्यों बढ़ा है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे से इसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किसके लिए? कवच सिस्टम के लिए। रेलवे का जो कवच सिस्टम है कि मान लो अचानक कोई ट्रेन के आगे आ जाए तो कवच के जरिए ऑटोमेटिकली उसमें ब्रेकिंग लग जाए और किसी को नुकसान भी ना हो, जर्क भी ना हो। और जैसे एक दूसरी ट्रेन आ गई, आपने देखा होगा बहुत सारे हादसे होते हैं हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम में कि 2 ट्रेनें एक पटरी पे आ जाती हैं, तो अगर दोनों में कवच सिस्टम लगा होगा तो वो टकराएंगे नहीं सब। तो उसका जो मास्टर है वो HBL इंजीनियरिंग है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये स्टॉक इस नेगेटिव मार्केट में बढ़ा। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस, क्रूड ऑयल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये $65 होता था, $71 पहुंच गया। ये 69 होता था, 70, मतलब पिछले 7-8 दिनों के अंदर। तो क्रूड ऑयल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है पिछले 5-7 दिनों से, और इसका एक ही रीजन है, दैट इज टैरिफ्स। एक तो टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी है नंबर 1। इसको नंबर 1 रीजन तो नहीं टैरिफ को हम मानेंगे। नंबर 1 जो है US की पॉलिसी है ईरान के प्रति। ईरान को पहले उन्होंने खत लिखा, वो है ना चिट्ठी आई है, एक खत लिखा है ट्रंप साहब ने। ट्रंप साहब है वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी ईरान के जो सुप्रीम लीडर को है कि हम कोई एग्रीमेंट करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। उन्होंने वो जो लेटर था ना ट्रंप साहब का लेटर, उसको टीयर किया पब्लिक के सामने, खूब सारी तालियां बजी कि हम नहीं मानते। फिर इन्होंने क्या किया, हुती जो है, हुतीज, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, यमन, मतलब यमन का तो इतना बुरा हाल है बेचारे इस देश का, जबकि भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं यमन के। यमन में ईरान और सऊदी अरेबिया फाइट कर रहे हैं, दोनों, ये दोनों देश फाइट कर रहे हैं। कहाँ? यमन में। एक ग्रुप को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, एक को ईरान सपोर्ट करता है। तो USA ने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हुए यहाँ बॉम्बिंग कर दी और हुतीज का बहुत नुकसान किया, क्योंकि हुतीज को ऐसा माना जा रहा है कि वो प्रॉक्सी हैं ईरान के। तो ईरान को नुकसान हुआ। इन्होंने एक डेमो दिखा दिया ईरान को कि भाई आप लाइन पे आ जाओ, नहीं तो हम सीधा सीधा जो है आप पे अटैक कर देंगे। अब ईरान बहुत बड़ा
यहाँ दो कारण हुए। एक तो ईरान बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है, नंबर 2 यहाँ पे रेड सी है। रेड सी बिल्कुल यमन रेड सी के ऊपर है और 50% जो कार्गो है ऑयल का वो यहीं से गुजरता है। तो उस कार्गो को खतरा हो गया। हुतीज भी अटैक कर रहे थे, अमेरिका अटैक कर रहा था, तो कियोस क्रिएट हो गया वहाँ पे। तो ऑयल की सप्लाई में इन नंबर 1 फैक्टर ईरान का है। इन फैक्टर की वजह से तेल की सप्लाई कम हुई। दूसरा रीज़न है वेनेजुएला। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है, भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं इनसे। 6 मिलियन बैरल पर डे इंडिया इनसे बाई करता था। और ये है कम्युनिस्टिक और अमेरिका है कैपिटलिस्टिक। इन्होंने बोला कि वेनेजुएला से, ये तो उन्होंने अपने इलेक्शन में बोल दिया था कि मैं जैसे सत्ता में आऊँगा वेनेजुएला को तो हम बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने सबको बोल दिया कि जिसने वेनेजुएला से तेल खरीदा उसके ऊपर मैं 100% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगाऊंगा। प्योर धमकी। और सिर्फ धमकी नहीं है, इन्होंने अप्लाई भी किया है कई देशों के ऊपर। तो लोग उससे डर गए। अब वेनेजुएला से सप्लाई हो नहीं रही है, इंडिया वेनेजुएला से भी नहीं ले रहा है, ईरान से भी नहीं ले पाएगा, रेड सी में प्रॉब्लम है और उसके कारण ये बढ़ गया। तो क्रूड ऑयल के बढ़ने के ये 2 बेसिक रीजंस हैं। अब आते हैं हम FIIs के ऊपर। FIIs आज देखिए अप्रैल के पहले दिन फूल नहीं बनाया उन्होंने, आपको सीधा बता दिया कि माइनस लगभग 6,000 करोड़ रुपए के आज उन्होंने स्टॉक्स बेचे हैं। 28 मार्च को 4,000 के बेचे थे उन्होंने, आज 6,000 करोड़ के बेचे हैं। और इस सेल ऑफ की वजह से मार्केट का एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है। अब कल भारतीय स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल है अप्रैल 2, जो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब कह रहे हैं लिबरेशन डे। और ये जो लिबरेशन डे किसको बोल रहे हैं? ये लिबरेशन डे बोल रहे हैं USA के लिए, कि US के ऊपर जो टैरिफ लगाया जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ आज टैरिफ्स को क्लोज करते हुए इस वाले टॉपिक को, कि अगर आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो इट इज़ गुड। क्योंकि होता क्या है, जो फार्म प्रोडक्ट है US का वो इंडिया, चाइना, रशिया, हम लोग 100% का टैरिफ लगाते हैं इनके ऊपर। उसको लगाने के बावजूद फिर ये हमारे बराबर आते हैं। जो कॉर्न है अमेरिका के कॉर्न के ऊपर तो हम 500% का टैरिफ लगाते हैं, तब वो कॉर्न बच पाता है। अगर हम टैरिफ ना लगाएं तो 10 पैसा पर KG के हिसाब से कॉर्न का फ्लोर बिकेगा इंडिया के अंदर US से आके। तो इसका एक लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे कल या परसों बहुत डेप्थ में, वहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कल टैरिफ लगने वाला है और ये टैरिफी बेस बना पूरा का पूरा जो आज पूरे ग्लोबल टर्मोइल हुआ। तो आई होप कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए। अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कमेंट करके बताइए हमें। कमेंट करके बताइए कि क्या कमी आपको लग रही है और आप इसको शेयर करिए। तो ये था ट्यूसडे का एनालिसिस। अब वेडनेसडे को हमारी स्टॉक मार्केट किस प्रकार से रही, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट कैसी रही, टैरिफ का जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से, आशंका थी कि वो किस तरह से आएगा, पूरी मार्केट ने शुरू में क्रैश करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेडनेसडे का एनालिसिस। तो चलिए अब शुरू करते हैं वेडनेसडे स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब थर्सडे को 3 अप्रैल को जीनीज आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द बॉटल, वो जो ट्रंप टैरिफ था अब उसको पेंगुइन टैक्स के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने पेंगुइन के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। एक आइलैंड है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो 3 अप्रैल को कैसे मार्केट रहती है, आइए इसका एनालिसिस करते हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए आपके सामने मैंने बनाया है मैकडोनल्ड आइलैंड। ये बहुत ही शानदार आइलैंड है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस आइलैंड में कोई भी लोग नहीं रहते, इंसान यहाँ पे नहीं रहते। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने इनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया और इसका मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में, पेंगुइन टैक्स। तो जो टैरिफ वहाँ से अमेरिका ने लगाया है पूरी दुनिया के ऊपर, पेंगुइन्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया
ऑस्ट्रेलिया के पास इंडियन ओशन में ये आइलैंड है, मैकडोनल्ड आइलैंड इसको बोला जाता है। इसमें पेंगुइन है, कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं रहता। इसके ऊपर भी 10% का जो टैरिफ है वो अमेरिका ने लगा दिया। अब यहाँ से ये साबित होता है आप सारे लोग आज चारों तरफ जो कियोस क्रिएट हुआ है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ, ये मैं आपको व्हाइट हाउस का ही लेके आया हूँ। ये जो आपके सामने ये स्लाइड है ये व्हाइट हाउस की है। ये वहाँ पे उन्होंने ओवल ऑफिस में डिस्प्ले किया था कि इस तरह से हम टैरिफ लगाया हमने दुनिया के ऊपर, और यहीं से हमने निकाल के लेके आए हैं कि जो पेंगुइन, द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल ऑन अर्थ, जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है, हालांकि ये हिमालय से अपोजिट डायरेक्शन में है, अंटार्कटिका के पास, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत एनिमल है, बहुत ही शानदार। इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया तो यहाँ से पता चलता है कि कितना नॉन सीरियस व्हाइट हाउस है वहाँ पे। और ये जो आप चारों तरफ टीवी चैनल के ऊपर देख रहे हैं, ये सब देखने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सारे ही तीर और तुक्के चला रहे हैं। हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, पूरे के पूरा जो बेसिक एनालिसिस है, पूरा का पूरा बेसिक एनालिसिस करेंगे हम कि ये जो टैरिफ है, इस टैरिफ का एक तो इसके ऊपर फुल प्रूफ वीडियो आपको आने वाला है, और ये टैरिफ किस तरह से प्लान आउट करेगा, ये क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या भारत को इससे डरना चाहिए, ये सारा एनालिसिस आज के व्लॉग में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस शानदार, ये देखिए आपके यहाँ पे मैकडोनल्ड आइलैंड के ऊपर पेंगुइन टैरिफ जो है वो लगा दिया गया। अब इससे ज़्यादा क्या जोकर होंगे व्हाइट हाउस में, जिन्होंने ये भी चेक नहीं किया कि जिनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं वहाँ कोई लोग रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं। तो मीनिंग ये टीवी के स्टार थे ना डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो इनको लग रहा है कि एक ऐसे ही कोई ना सास बहू का सीरियल चल रहा है, जो मर्जी कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। पर लोग हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमको उनका ये जो जोकरी इन्होंने की वहाँ पे, उसको हमने पकड़ा और आज का व्लॉग वहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब आते हैं टैरिफ के ऊपर। रेसिप्रोकल टैरिफ इन्होंने लगाया, कंट्री वाइज नाम रखा। सबसे ऊपर 67%, इसका 34% जो है आपके ऊपर टैरिफ लगेगा, तो 33 कर देते हैं आप। 33.5 आया तो आपने 34 कर दिया। एक तो पहला मैथमेटिक्स यही गलत है आपका। इन्होंने 3rd स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया है। मुझे पहले हल्का सा डाउट था कि व्हाइट हाउस में जो ट्रंप के सलाहकार हैं उनमें कोई तो ऐसा होगा जिसको हल्की फुल्की इकोनॉमिक्स आती होगी। इट इज अ नॉनसेंस टैरिफ, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। एक 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स यूज किया गया। हालांकि ये जो नंबर यहाँ लिखे हैं ना, इन नंबर्स की कोई वायबिलिटी नहीं है। अभी तो सारे देश डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले टैरिफ लगाए रोज गार्डन में, रात को करीब 2 बजे के आसपास अनाउंसमेंट की उन्होंने, और उसके बाद फॉक्स न्यूज़ के ऊपर उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो फॉक्स न्यूज़ पे आए। उन्होंने वहाँ कोरी धमकी, खुली धमकी होती है ना, जो हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं, गुंडे आते हैं और पूरी धमकी देते हैं कि अगर किसी ने हमने जो टैरिफ लगाया है उसके ऊपर रिटेलिएट किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो खुली सी धमकी वहाँ पे दे दी और सारे डरे हुए हैं। ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये बिल्कुल फ्रॉड नंबर्स हैं, सारे जाली नंबर्स। लेकिन इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 3rd स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, और बोल दिया यूरोपियन यूनियन को ले आए, वियतनाम को ले आए, ताइवान को ले आए, जापान, इंडिया। हालांकि इंडिया का जो नंबर है वो 11th है। जो टोटल हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, ट्रेड डेफिसिट वो होना चाहिए था 11th। तो हम इस लाइन में कहाँ पे होने चाहिए थे, 12th नंबर के ऊपर, क्योंकि एक EU भी आना था यहाँ पे। लेकिन हमको इन्होंने कहाँ डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 नंबर के ऊपर। बहुत बढ़िया, मतलब इंडिया उनके दिमाग में है कि इनके ऊपर टैरिफ लगाना है। तो ये जो हमसे बड़े अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं, हमको 12th नंबर पे रखते, कम लगाते हैं हमारे ऊपर टैरिफ। हमको उम्मीद थी कि 11 से 12% के करीब टैरिफ लगेगा हमारे ऊपर। ये भारत को ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम जिस तरह से नेगोशिएशन कर रहे थे, और मुझे भी लग रहा था नेगोशिएशन तो आगे भी होंगी। अब क्योंकि ये अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है उन्होंने, तो यहाँ पे देखिए 90% वियतनाम पे था और उसके ऊपर 46% उन्होंने टैरिफ लगा दिया। और यहाँ भी एहसान किया लोगों के ऊपर कि मैं 50% ही, मैं कौन, मैं नहीं, डोनाल्ड जे ट्रंप।
कि मैंने आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं कि मैं 50% लगा रहा हूं, यही शो किया उन्होंने कल वहां पे। इस तरह से ये देश हैं। इस लिस्ट में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ कि जिन्होंने लिस्ट बनाई है वो पेंगुइन के ऊपर तो टैरिफ लगा रहे हैं, तो कितने कर इंटेलिजेंट और कितने कर वो लोग अंडरस्टैंड करते होंगे जिन्होंने एक अनइनहेबिटेड आइलैंड के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। मतलब कमाल है उनकी। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जो लोग डरे हुए हैं, हमें करीब 200 के करीब मेल्स आई हैं, 200 के करीब मेल्स आई हैं। पर्सनल मैसेजेस आते हैं वो अलग हैं, लेकिन 200 के करीब हमें मेल्स आई हैं जिसमें लोग डरे हुए हैं और वो पूछ रहे हैं कि ये सिनेरियो कहाँ जाएगा टैरिफ का। इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए आज का जो वीलॉग है, मुझे लगता है आपको ये वीलॉग ना सेव करके रखना चाहिए और इसको बार बार सुनना चाहिए। क्यों? आज हम ना रेटोरिक की बात नहीं करेंगे। जो रेटोरिक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बुना है, टीवी चैनल आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, फिर आप ट्विटर के ऊपर जाइए, फिर आप सोशल मीडिया, वो सब कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है। हम यहाँ बात करेंगे नंबर्स की, मैथमेटिक्स की और इकोनॉमिक साइंसेस की, क्योंकि हम पर्सनली ये मानते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इट इज़ नॉट एन आर्ट, इट इज़ अ साइंस एंड मैथमेटिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेस ही मैथमेटिक्स है। तो इसके ऊपर हम बहुत अच्छी एक बुक लिख रहे हैं, तो जब हम लिख बैठेंगे उसको कंप्लीट करेंगे तो आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो देखिए पिछले 5 साल का, लास्ट 5 ईयर का, ये देखिए 2020 से लेके 2025 यहाँ तक का मैं डाटा लेके आया हूँ। 2 का नेस्डैक कंपोजिट, अमेरिका का टेक्नोलॉजी इंडेक्स और भारत का निफ्टी 50। आप रिटर्न देखिए, नेस्डैक के रिटर्न है 138% और भारत के रिटर्न्स हैं 187%। कितनी मुसीबतें आई 5 साल के बीच में, लेकिन हमारे रिटर्न कितने हैं? 187। इसका मतलब हुआ कि 5 सालों में आपका पैसा दुगने से भी ज़्यादा हुआ, डबल से भी, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स आपका पैसा हुआ भारतीय स्टॉक मार्केट में। इतनी शानदार भारत की स्टॉक मार्केट है। अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल इंडेक्स जो बहुत जूम रहा था 4-5 महीने पहले, अगर हम 5 साल के होराइजन में देखें तो कितना शानदार रिटर्न है निफ्टी के। जो निफ्टी 50 नीचे आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को हर रोज समझाता हूं ये बात कि आपको जो हमने हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग सिखाई हुई है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो हमने ऐसे ही फॉर्मूला डिवाइस किया है। वो हमने बहुत डेप्थ में जाके डिवाइस किया है। जब भी स्टॉक मार्केट गिरेगी आपको बाई करना है। आज मार्केट गिरी, जो सेक्टर गिरे हैं उसमें से जो बेस्ट स्टॉक है वो आपको खरीदना है। कौन सा स्टॉक खरीदना है ये राय हम नहीं देते, हम आपको एक फार्मूला देते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं, डिसाइड आपको करना है। मर्जी आपकी, आखिर सर है आपका। वो है ना हेलमेट वाली ऐड जिसको हम हमेशा कहते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट आती थी पहले 2 व्हीलर के दूरदर्शन के ऊपर, वो बोलते थे मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, कि हेलमेट आपको पहनना है। तो मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। तो आपको इन मॉडल्स को फॉलो करके इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, वो आपकी मर्जी, वो हम आप पे छोड़ रहे हैं। ये है टैरिफ और ट्रेड वॉर। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये तय है, जो लीडिंग इंडिकेटर है, आप हमारे जो बेसिक वीलॉग्स हैं उनको सबको देखिए, और अगर आप रेगुलरली हमारे वीलॉग सुनते हैं आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक्सप्लेन किया है कि इन्फ्लेशन का नंबर बहुत नेगेटिव आ रहा है, बुरा आ रहा है अमेरिका से, जीडीपी का नंबर बुरा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिल रही है वहाँ पे, फैक्ट्रीज के ऑर्डर नहीं उठ रहे हैं। जब अमेरिका नेगेटिव नंबर दे रहा है तब आप टैरिफ वाला बॉम्ब फेंक दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रेड में जो आपको दिख रहा है, ये रेड में आपको स्टॉक मार्केट है, ये क्रैश करेगी, कर रही है। सामने सेल और बाई है, ज़्यादातर स्टॉक सेल होंगे। तो एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में कि नहीं होगी? आप खुद सोच के देखिए इस कॉन्सेप्ट को। तो जो ट्रंप साहब ने ये सिचुएशन क्रिएट की है, ये बहुत ज़्यादा घातक है, सबसे पहले यूएसए के लिए। तो चलिए आज भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही, डिकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। अब आते हैं भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। और आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए। अब आइए, आप रात को 2 बजे के करीब उनका जो ड्रामा था रोज़ गार्डन में, मैंने ओवल ऑफिस का रोज़ गार्डन देखा और मैंने चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन देखा। और आप लोगों ने जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने देखा होगा वो तो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा
वो ज़रूर चंडीगढ़ सेक्टर 16 में रोज़ गार्डन है, उसको देखें। चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन मुझे वाइट हाउस के रोज़ गार्डन से हज़ारों गुना बेहतर लगा, और है वो हज़ारों गुना बेहतर। एक रोज़ गार्डन क्योंकि उन्होंने पॉपुलराइज किया था ना, क्योंकि वो ड्रामेटिस्ट हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प, कि मैं जो हूँ टैरिफ लगाऊंगा और रोज़ गार्डन में अनाउंस करूंगा। रोज़ गार्डन में रोज़ तो मुझे दिखे नहीं, बाकी उनकी गप्पें तो मैंने बहुत सारी सुनी रात को। तो अब क्या था, मतलब उनके यूएस में दोपहर के 4 PM हुए थे। बड़े चालाक हैं वो एक मामले में, बिजनेसमैन की लॉबी है ना वहाँ सारी, जो आजकल अमेरिका को चला रही है। जब स्टॉक मार्केट अमेरिका की बंद होगी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो बंद होगी, और वो ग्रीन में बंद हुई, ताकि उनको ये दिखाने को मिल जाए कि आधी दुनिया तो यही समझे कि देखो जी उनकी स्टॉक मार्केट तो ग्रीन में है, पर वो कौन समझे कि वो मार्केट तब ग्रीन में थी जब उन्होंने अनाउंस नहीं किया था अभी। तो 4 बजे उन्होंने अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अनाउंस किया, और उसके बाद सबसे पहले उसके बाद खुलनी थी जापान की मार्केट, वो मार्केट खुली। ये तो बंद होते होते बेचारा 3% पे आया, ये इंट्राडे 4.5% तक गिर गया था निकेई, क्योंकि जापान जो डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यूएस के ऊपर। यहाँ मैं आपको हल्की सी फॉरेन पॉलिसी बताना चाहता हूँ, जिसकी मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ ही नहीं है। सवाल उठता है ना कि जापान के पास में ही चाइना है, और चाइना क्या है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, और जो जापानीज लोग हैं ना वो इतने स्मार्ट हैं, ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो करवाते हैं इनसे, चाइनीज से, लेकिन सामान बेचते हैं यूएस से। और इनकी हिस्ट्री ही ऐसी है, जैसी भारत और पाकिस्तान की आपस में लड़ाई रहती है, जापान और चाइना की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोनों में बड़ी खतरनाक लड़ाइयाँ हैं, और बहुत सारे आइलैंड पे एक दूसरे के क्लेम भी हैं, एक दूसरे की ज़मीन पे ये क्लेम भी करते हैं। तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया यूएसए के ग्रुप को। हालांकि देखो आप क्या विडंबना है, यूएसए ने ही एटॉमिक बॉम्ब फेंका था जापान में और तहस नहस बर्बाद कर दिया था जापान को, लेकिन मजबूरी ऐसी थी, जापान यूएसए से मिला, यूएसए को अपना पार्टनर बनाया, और अपना जो एक्सपोर्ट है वो करता था वो यूएसए। अब यूएसए ने इनके ऊपर लगा दिया टैरिफ, तो ये बेचारा इसको तो सामान बेचता नहीं है चाइना को। अब ये डिपेंडेंट ही यूएसए पे था, और इन्होंने फालतू का टैरिफ लगा के अनकॉम्पिटिटिव कर दिया जापान का सामान, और इसी लॉजिक की वजह से सबसे ज़्यादा जो फॉल हुआ है वो सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है निकेई के अंदर। आई होप आपको ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझ आया होगा। उसके बाद आप आइए, अगला आता है एसएससी कंपोजिट, मतलब शंघाई का, चाइना का मेन इंडेक्स, मेन लैंड का। चाइना के 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, एक है एसएससी कंपोजिट जो शंघाई, जो चाइना के मेन लैंड में है, और एक हैंग सेंग है जो हांगकांग के अंदर है, जो आइलैंड है। चाइना पहले ही रेडी था, उसने बोला कोई चक्कर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पहले ही डाइजेस्ट कर ली थी ये खबर। हैंग सेंग क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, और इसका जो बहुत सारा एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट है यूएस को। इसमें जो लिस्टेड कंपनीज है उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा यूएसए को है, इसीलिए ये फॉल किया ज़्यादा। हमारा सेंसेक्स 0.42, जबकि ज़्यादा गिरना चाहिए था, लेकिन इसमें हमें कुछ एग्जम्पशन मिली, मैं आऊँगा उसके ऊपर। जो हमें एग्जम्पशन मिली उसकी वजह से हमारा ये मार्केट उतना नहीं गिरा, बल्कि ज़्यादातर समय वो ग्रीन में रहा। मैं चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा आपको। इसके बाद अब आइए यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में। ये लोग गप्पे तो बड़ी मारते हैं ना यूरोप वाले, लेकिन डरपोक एक नंबर के हैं। देखो आप जरा इनका फॉल देखो यूरोप का। यूरोप वाले वहाँ पे तो मैं उस ब्रेव लेडी को मानता हूँ जो ईयू कमीशन की चेयरमैन है, जो वहाँ पे ईयू कमीशन है उसकी चेयरमैन है वहाँ पे एक लेडी। उसने अकेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आके कि हम रिटेलिएशन के लिए तैयार हैं। वो जो फ्रांस जो हीरो बना घूमता है, वो जर्मनी, वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ये सारे दुबक के समझते हैं आप, एकदम दुबक के बैठे हैं कि हम क्या करेंगे, पिछले दरवाजे से जाएंगे, वहाँ ट्रंप साहब की जय जयकार करेंगे, उनको दंडवत प्रणाम करेंगे उनको, और अपने लिए डील ले आएंगे। इसलिए सब चुप बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल ट्रैक कर रहे थे कि इनकी क्या स्टेटमेंट आएगी, किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। सारे दुबक के बैठे हैं कि पिछली गली से जाएंगे और वहाँ पे सेटलमेंट करके आ जाएंगे।
यूरोपियन कमीशन की ये जो लेडी है चेयरमैन, इसने बोला कि हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, पर इस बेचारी का देश तो कोई है नहीं, क्योंकि वहाँ तो सोवरेन देश है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो इसने भी अपना बयान देके इसको भी गर्व प्राउड महसूस हुआ होगा खुद पे, चलो मैं कुछ बोल के तो आई। यहाँ पे ये देखिए आप, जर्मनी 2% नीचे, FTS लंदन 1.5% नीचे, फ्रांस 2.23, सबसे पहले, मतलब वो स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा गिरी हैं जो सबसे पहले ट्रंप साहब से मिल के आए थे, कोई फ़ायदा नहीं उनसे मिलने का। और पूरे यूरोप का जो इंडेक्स है स्टॉक्स वो 2.3 और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का यूरो 2.25%। तो यूरोप की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिरी और वो सबसे ज़्यादा डरी हुई है इस टैरिफ वॉर के अंदर। अब ये इंडिया का, हालांकि मैं फुल प्रूफ वीडियो या तो आज शाम को करेंगे या हमें कुछ डाटा की ज़रूरत है जो हम ब्लूमबर्ग से लेंगे, र्यूटर से डाटा हम लेते हैं, उस डाटा को जब हम लेंगे उसको हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एनालाइज करते हैं डाटा को। उसके बाद आपके लिए वीलॉग लेके आएंगे हम, जो बहुत ही इन डेप्थ होगा इस टैरिफ के ऊपर, तो वो या तो आज शाम को आएगा या तो आपको वो कल आएगा। ये देखिए, इंडिया से 2016 और 2024 में गुड्स इंपोर्टेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल इंपोर्ट, तो टोटल इंपोर्ट का ये देखिए 2.1% था, 2.7 हुआ, और ये जो डेफिसिट है वो इतना है, तो कोई बहुत ज़्यादा हमारा है ही नहीं। कौन देश है जो सबसे ज़्यादा डेंजर में है? डेंजर में है ये वाले, चाइना। तो और इसमें ये देखिए डेफिसिट कितना माइनस में इनका। उसके बाद है मैक्सिको, उसके कनाडा, उसके बाद वियतनाम। इनको परेशान होने की ज़रूरत है, भारत को नहीं। और इन सब पे इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लगा है, तो भारत के लिए पॉजिटिव मौका है वहाँ पे। और ये जो टैरिफ वॉर है ना, टैरिफ वॉर, ये एक इम्प्लाइड, इसको एक्चुअल में कहते हैं EU फंक्शंस। होता क्या है कि जैसे जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़, फ्लड आता है बहुत ज़्यादा, तो फ्लड में क्या होता है, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, बहुत कुछ बहता है, लोगों के घर बहते हैं, लेकिन उन फ्लड्स का ना एक पॉजिटिव भी होता है जियोमॉर्फोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के अंदर। उनका प्रॉफिट क्या होता है, फ्लड का एक पॉजिटिव चीज़ क्या होती है, इनकी पॉजिटिव चीज़ होती है फ्लड प्लेन्स बनती हैं। वो जो मिट्टी पहाड़ों से फ्लड्स में आती है, वो जाके निचले इलाकों में वहाँ पे फैलती है, सेटल होती है और प्लेन्स पैदा करती है। जैसे हिमालय से फ्लडिंग होती है, जो नदियाँ आती हैं वो नीचे जाके गैंजेटिक प्लेन बनाती हैं इंडिया में। तो फ्लड्स ऊपर वालों के लिए तो नेगेटिव हैं, हिमालय में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन पॉजिटिव किन लोगों के लिए हैं, जो न्यू सॉइल की जनरेशन करते हैं गंजेटिक प्लेन में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, बांग्लादेश में, वहाँ वो मिट्टी, नई मिट्टी लेके जाते हैं। तो ये जो टैरिफ है ना, ये नुकसान है, ये फ्लड है। किस किस के ऊपर फ्लड है ये फ्लड, नंबर 1 फ्लडिंग ये करेगा, चाइना को नुकसान करेगा, चाइना का नुकसान है। फिर उसके बाद नुकसान होगा मैक्सिको का, कनाडा का, वियतनाम का। और इन फ्लड्स से जो फ्लड प्लेन्स बनेंगी वो बनेंगी भारत की, और इंडिया एक्चुअल में से बेनिफिशियरी होने वाला है इस टैरिफ का। ये आप उस भी लॉग को हमारे ज़रूर देखिएगा जो हम डिटेल में बना रहे हैं। अब जल्दी से आते हैं भारत की मार्केट परफॉर्मेंस। मतलब आज आई एम फीलिंग प्राउड। हिमालय स्टॉक गुरुकुल में इस वी लॉग को बनाने से पहले हम भारतीय स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर रहे थे, एंड वी आर फीलिंग वेरी वेरी प्राउड कि हमने ये चैनल बनाया और हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट ने आज जो एक ग्लोबल आंधी आई है, एक शेर की तरह, एक चीते की तरह, एक चट्टान की तरह इस टैरिफ को सामने खड़ा हुआ हमारा देश। और हमारे देश में सबसे पहले स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेवियर किया। आज बल्कि मार्केट, आधी मार्केट रेड में बंद हुई, लेकिन मैं भारत की पूरी मार्केट को पॉजिटिव मानूंगा। और सल्यूट है भारत की स्टॉक मार्केट को, जिसने ये जो ग्लोबल आंधी है, जो ट्रंप जैसे एक सरफिरे ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, हालांकि अमेरिकन पर्सपेक्टिव उनका कुछ और है, वो मैं उस वीलॉग में आऊँगा जब टैरिफ एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारी स्टॉक मार्केट में रीज़न क्या रहा, कैसी रही हमारी स्टॉक मार्केट, तो ये देखिए आप, यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस 27%,
मतलब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, इतना नॉन सीरियस व्हाइट हाउस, हमारे जो छोटे छोटे दफ्तर है ना, पंचायत घर हैं हमारे जो और ऑफिसेज हैं, वहाँ के हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी ये गलती नहीं करता। जो व्हाइट हाउस में पता नहीं कौन नमूने भर्ती किए उन्होंने वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया के ऊपर 26% लगेगा। 26 लिखा हुआ है ना, ये व्हाइट हाउस की चिट्ठी है, हमारी तो है नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है। इन्होंने फिर एक अनेक्स्चर इशू किया और उस अनेक्स्चर में बोला कि नहीं नहीं जी, ये 27% है भारत के ऊपर, 26 नहीं है। मतलब इतनी क्लरिकल मिस्टेक्स उनके इसमें है, तो क्या ही पॉलिसी होगी उनकी। तो भारत के ऊपर 27% टैरिफ अनाउंस कर दिया, सैटरडे से ये फोर्स में आ जाएगा। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके वीलॉग भी आगे बन के आएंगे। DXY जो है आज वीक रहा, इसका चार्ट दिखाऊंगा। इंडियन रूपी राइजेस, ये आपको दिखाऊंगा। इंडिया विक्स एट लो। तो स्टॉक मार्केट में ना आपने घबराना नहीं है, आपको इकोनॉमिक साइंस देखनी है। स्टॉक मार्केट के ऊपर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हम एक बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं और एक बुक है जिसमें हम ये जो स्टॉक मार्केट है, इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स एंड प्योर साइंस, इसको लेके एक बुक बना रहे हैं। उसका टाइटल तो अभी मेरे से फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उसको पे हम लिख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कितना शानदार व्यवहार करती है लॉजिक के अनुसार। तो आपको ना कहानियां कम सुननी है, ये देखने हैं चार्ट। DXY का चार्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है इसका। आप जल्दी से वहाँ पे जाइए हमारे होम पेज के ऊपर हिमालय स्टॉक गुरुकुल के, और देखिए DXY का चार्ट क्या है। पूरा एक्सप्लेन किया हमने ये कॉन्सेप्ट। इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। रूपी किस तरह से बिहेव करता है वो हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये तीनों चीज़ों का डाटा, इन तीनों चीज़ों का डाटा पॉजिटिव रहा भारत में, आज पॉजिटिव रहा। और आगे मैं दिखाऊंगा बैंकिंग इंडेक्स क्यों भारत में पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये तीनों हमारे लिए पॉजिटिव थे। इंडियन फार्मा सेक्टर पॉजिटिव में रहा, इंडियन बैंक्स पॉजिटिव में रहे, इंडियन मिड कैप पॉजिटिव में रहे, इंडियन स्मॉल कैप पॉजिटिव में, ऑल राइजेस। ये सारे के सारे क्यों राइज किए। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इससे क्या होने वाला है, ये जो टैरिफ वॉर चली है, टैरिफ वॉर, इससे अमेरिका में कंफर्म है कि रिसेशन आने वाला है। जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स वो हमें पहले बता चुके हैं अमेरिका के। 50 से नीचे आ चुके हैं वो 49 पे, और 50 से नीचे वो आते हैं तो इकोनॉमी श्रिंक होती है। तो अमेरिकन इकोनॉमी श्रिंक होने वाली है, वहाँ पे रिसेशन आने वाला है। और रिसेशन जब भी आएगा तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी रिसेशन आएगा तो ये जो फेड रिजर्व है, फेड रिजर्व को इंटरेस्ट रेट क्या करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट। और उसके कारण वो जो सारा डॉलर है और जो रुपी है वो कहाँ पे आएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा। तो दुनिया में जो स्टॉक मार्केट, अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है, वो अगले 3-4 महीने बहुत वोलेटाइल होने वाली है। और आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट करके रखिए, भारत की स्टॉक मार्केट अगले 3 से 4 से 6 महीने में पॉजिटिव नोट पे जाएगी, क्योंकि एक बार अमेरिका में रिसेशन आएगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और वो जो पैसा है वो फिर भारत की स्टॉक मार्केट में 15 से 20% आएगा। ये हमारे पिछले वीलॉग भी देख लीजिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीलॉग, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी 50 आज कैसा रहा। निफ्टी 50 देखो आप, हल्का सा गैप डाउन था ये, उसके बाद इस इंडिसेस को देखो आप, ये नहीं घबराया। वहाँ ट्रंप साहब की वहाँ जो थियरीज थी, ये इसने कंसोलिडेशन का फेज अपनाया वहाँ पे। हालांकि लास्ट में हल्का सा ये रेड के साथ बंद हुआ, लेकिन हमारा जो मतलब आज सल्यूट है, लिटरली हम सल्यूट करते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट को, जिसने रेजिलियंस शो की है अमेरिका से आने वाली आंधी को। तो हमारा जो निफ्टी है आज, उसने बहुत ही एक्सीलेंट, अगर निफ्टी को अगर मैं बोलूं, और इसमें जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं वो आप मार्केट पार्टिसिपेंट है ना, आप लोगों को हम 10 में से 10 नंबर देते हैं आज, क्योंकि कायदे से ना हम 1% गिरे ना 2% गिरे, जो बाकी यूरोप गिरा, बाकी एशिया गिरा। तो आप देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रांग है। इसीलिए मैं आज आपको आज का जो हमने शुरुआत किया था ये,
तो ये शुरुआत देखिए कहाँ से की थी हमने। शुरुआत इसकी की थी मैंने इस चार्ट के साथ, जो मैंने आपको बताया था नेस्डैक में और जो निफ्टी 50 में। 187% का प्रॉफिट किसके अंदर है? ये प्रॉफिट है भारतीय स्टॉक मार्केट में। तो चलिए अब आगे मैं आपको निफ्टी विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है भारत का, वो फॉल किया, मतलब भारत की जो वोलेटिलिटी है, इंडिया विक्स मैंने आपको समझाया ये कॉन्सेप्ट। इट शुड बी लेस देन, इंडिया विक्स इज लेस देन 15, तो ये लो वोलेटाइल जोन के अंदर है। तो अभी है कितना? ये 13.6, तो लो वोलेटिलिटी है। देयर इज अ लो वोलेटिलिटी इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट धड़ाम से ना ऊपर जाएगी ना धड़ाम से नीचे गिरेगी। मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगी, वो हमें निफ्टी का डाटा बता रहा है। अब आइए यहाँ कंपेयर करिए आप। ये जो विक्स है ये यूएसए का विक्स है, 18-19%, 19% कल, अभी ये बढ़ चुका है आज की डेट में। ये चला गया है विक्स, देखो आप कितना गया है विक्स, ग्रेटर देन 15, 15 से 20 के बीच में ये होता है मिड वोलेटिलिटी के अंदर, मिड वोलेटिलिटी। और विक्स जब चला जाए ग्रेटर देन 20 तो इट्स अ हाई वोलेटिलिटी। तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो है वो हाईली वोलेटाइल है, और आज बिल्कुल तय है कि अमेरिका में स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, और हम यहाँ पे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, जो हमारा ग्लोबल हिमालयन स्टॉक, ये हमारा नया चैनल है जिसको भी हमने पब्लिक नहीं किया है। इसकी एक आर्म है हिमालयन कैपिटल, जिसके जरिए हम इंटरनेशनल स्टॉक खरीदते हैं। आज हम बिल्कुल रेडी हैं डॉलर्स लेके। वी आर गोइंग्स टू बाय नेस्डैक। हम नेस्डैक में खरीदने वाले हैं, अच्छे स्टॉक वहाँ खरीदेंगे जो फैंग के स्टॉक हैं। ज़्यादा ध्यान हमारा इनके ऊपर होता है। फेसबुक, एप्पल, एनवीडिया, गूगल, इनको बोला जाता है फैंग। ये जो फैंग के स्टॉक है, इनमें से हम जो गिरा हुआ होगा वहाँ पे, एक टेस्ला भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है ये, और बिटकॉइन के बहुत सारे स्टॉक हैं वहाँ पे जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो उन स्टॉक्स में आज हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हम बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि ये विक्स बता रहा है मार्केट वहाँ धड़ाम से गिरेगी या एकदम ऊपर को चढ़ेगी। ऊपर को चढ़ेगी तो हमने जो पहले खरीद रखे हैं उसको एंजॉय करेंगे, अगर नीचे को गिरेगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग है ना, ये हम आपको ही नहीं बताते कि ये करना, हम सबसे पहले इसको खुद अपनाते हैं। तो इस वाले वीलॉग को आप बार बार देखिए, जो 500 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपए तक हमने बताया है कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उस मेथड को यूज़ करिए। बहुत सिंपल है वो, आपको लगता होगा ज़्यादा सिंपल है, पर वही इफेक्टिव है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, देखिए आप, गिरा है ये, और इंडियन जो डॉलर है वो वीक हुआ। टैरिफ का जो ड्रामा होगा तो डॉलर कमज़ोर होगा, डॉलर कमज़ोर होगा तो इंडियन रूपी स्ट्रांग होगा। तो रूपी जो है हमारा ये स्ट्रांग होता जाएगा, और जब भी रूपी स्ट्रांग होगा और डॉलर वीक होगा, भारत को सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जल्दी से बताइए किस में बेनिफिट होता है? क्रूड ऑयल बाइंग में, क्योंकि हम 90% तो अपना क्रूड ऑयल जो है बाहर से खरीदते हैं और डॉलर में खरीदना पड़ता है। अब मान लीजिए $1 85 रुपीज़ का है, तो हमको 85 देने पड़ेंगे। $1 84 रुपीज़ का है, तो हमारा ₹1 बच गया, और वहाँ पे हम कितना खरीदते हैं? हम अरबों डॉलर का खरीदते हैं, तो कितना ज़्यादा पैसा हमारा बचेगा। तो भारत के लिए ये गुड न्यूज़ होती है, और बैंक के लिए भी गुड न्यूज़ होती है। डॉलर इंडेक्स, इस इंडेक्स को 110 के ऊपर पहुंच गया था अक्टूबर में, जब भारत की स्टॉक मार्केट ने गिरना शुरू हुआ था। मैंने ये वाला वीडियो आपको बनाया, और मुझे पता था कि आज इसने कुछ ऐसा करना है। मैं पिछले 3 महीने से आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्यों मैंने ये बनाया हुआ है। मुझे नहीं पता कि आप कितना सीरियसली लेते हैं जो मैं आपको करवा रहा होता हूँ। ये शायद फ्री में है, तब आप लोग कम सीरियस लेते हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल रख दें, कि हमारे जो इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ वीडियो हैं उनको हम पेड कर दें, क्योंकि जो पैसे दे के हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा ना, वो बहुत ध्यान से सुनेगा, उसको आप बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करेगा। इसके ऊपर वी आर प्लानिंग, अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो लेट्स सी। ये देखिए DXY वाला जो इंडेक्स है,
ये मैंने बनाया हुआ है, पर हर रोज आपको ये मैं दिखाता हूँ। ये क्यों दिखाता हूँ? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इन कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको कहीं पहुंचना है किसी कॉन्सेप्ट पे। ये देखिए, डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर था ये, और वहां से पहुंच गया 101 के ऊपर। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 100 से ऊपर होगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा, 100 से नीचे होगा तो डॉलर वीक होगा, इससे नीचे मान लो 99 है तो डॉलर वीक होगा। हमें ना वीक डॉलर भी बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए, स्ट्रांग भी अच्छा नहीं है। ये बस 199 से लेके 101 के बीच में रहेगा, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो डॉलर अगर कमज़ोर हो रहा है तो दुनिया की 6 करेंसी स्ट्रांग हो रही हैं। कैसे बना है ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डॉलर कमज़ोर हुआ, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस। आज भारतीय स्टॉक मार्केट को जिसने सबसे बड़ा सहारा दिया, 2 ही सेक्टर थे उसमें, बैंक था और एक फार्मा था। फार्मा का जो सेक्टर है वो इसलिए बढ़ा क्योंकि फार्मा इज एग्जम्प्टेड। ये जो टैरिफ लगाए गए ना भारत के ऊपर, इसमें इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है फार्मा सेक्टर को। अब सवाल उठता है कि ये इतनी महान दया दृष्टि क्यों फार्मा के ऊपर? क्योंकि दवाइयाँ, जो जेनरिक दवाइयाँ भारत से जाती हैं, अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन का, $12 बिलियन, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है? ये समवेयर अराउंड 1 लाख करोड़ रुपए का। इतनी दवाइयाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। अगर इसके ऊपर 25% टैरिफ लगा देते ही है तो दवाइयाँ महंगी हो जाती ना अमेरिका में, और वहाँ पे हाहाकार मचता कि ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। तो चालाकी से उन्होंने इसको बाहर रख दिया, इनके ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगा रहे। तो हमारी स्टॉक मार्केट को लगा कि अच्छा ये तो बच गए। ल्यूपिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ा। सन फार्मा दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे सिप्ला है, और ये डॉक्टर रेड्डी लैब, ये जो डिविस लेबोरेटरी है, रेड्डी को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे क्योंकि रेड्डी बहुत कम एक्सपोर्ट करता है, वो इंडिया में ज़्यादा बेचता है। तो ये जो हमारी एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं जो यूएस को करती हैं, ये बढ़ी। और एक साथ में आज भारत में कौन सा बढ़ा? जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने राइज किया, इट वॉज, जो राइज करने वाले हैं, इट वॉज बैंक। और बैंक ने इसलिए किया कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, और इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो एफआईआईज भारत में आएंगे, और भारत में एफआईआईज आएंगे। एफआईआईज की पहली पसंद होती है बैंक्स। तो इसीलिए, और ये जो बैंक्स में खरीदारी है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये म्यूचुअल फंड हाउसेज ने की होगी। आज डाटा आ जाएगा हमारे पास, मैं उसके ऊपर भी लोग आपको बताऊंगा। और एक गारंटी है आपको कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सबसे ज़्यादा बैंक स्टॉक खरीदे हैं आज, क्योंकि उनको पता है कि अभी सस्ते खरीद लेते हैं, कल को एफआईआईज आएंगे तो हम उनको बेच देंगे महंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है इनकी। ये जो फंड हाउसेज हैं उन्होंने आज बाइंग की है बैंक्स में। तो बैंक्स और फार्मा का फ्यूचर और पावर का फ्यूचर बहुत अच्छा है भारत में। कंसीडर करिए इन स्टॉक्स को। तो ये था आज का जो हमारा पहला वीलॉग था कि क्या ट्रंप टैरिफ रही और भारत की स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले तो सल्यूट है भारत की स्टॉक मार्केट को। मैंने कंपैरिजन करके बताया एशिया के साथ, यूरोप के साथ। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन सी गिरी है? इंडिया की स्टॉक मार्केट। और आज शाम को आने वाला है कहाँ का? अमेरिकन मार्केट, और वो भी बुरी तरह से गिरेगी। तो अमेरिकन स्टॉक भी गिरेंगे, एशियन स्टॉक गिर गए, यूरोपियन गिर गए। भारत संभल के चला इस पूरी की पूरी डील के अंदर। इस शानदार वीलॉग के साथ आज का हम ये अपना इस शानदार नोट के साथ आज का वीलॉग हम ख़त्म करते हैं। सल्यूट करिए भारतीय स्टॉक मार्केट को। इस स्टॉक मार्केट में हिमालयन, मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ये मॉडल मैंने पहले बताया हुआ है। इसके ज़रिए इन्वेस्ट करिए जितना आप कर सकते हैं। 500 रुपये से लेके 5 करोड़ रुपए तक सब कुछ सिखाया है आपको। और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये वीलॉग तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए हमारे इस चैनल को। इस वीक का जो लास्ट वर्किंग डे था दैट इज़ फ्राइडे। तो फ्राइडे का को जो स्टॉक मार्केट है वो टैरिफ ने ही डोमिनेट की। नेस्डेक फॉल किया, हिस्टोरिक फॉल हुआ भारत की स्टॉक मार्केट में, एशिया की, यूरोप की। और वो सारा का सारा एनालिसिस जो है आज के ये लास्ट पार्ट है वीक का, जिसमें हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया है। बहुत अच्छा वीलॉग है। तो चलिए इस वीलॉग को स्टार्ट करते हैं।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम एक नए तरीके से आज का वीलॉग लेके आए हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो आपको सामने नज़र आ रहा है, विक्स, आज इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। जब से पिछले 4 मंथ से हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है और पिछले 4 सालों से जब से हम स्टॉक मार्केट को डेली ट्रैक कर रहे हैं, तब से लेके आज तक सबसे बड़ी मार्केट फॉल भारत में ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हर एक स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो निकेई हो, चाहे वो हैंग सेंग हो, चाहे वो कॉप्सी हो, चाहे वो ईयू का स्टॉक्स हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, पूरी की पूरी दुनिया में सारी स्टॉक मार्केट आज बहुत बुरी तरह से क्रैश की हैं। और हमारा एनएससी और बीएससी वो भी क्रैश किया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा भारत के एनएससी में, बीएससी में और दुनिया के बाकी इंडिसेस में, कि भारत ने आज की फॉल में पता चल गया कि भारत ये जो ट्रंप टैरिफ वॉर है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि हमारी मार्केट गिरी लेकिन उतनी फॉल नहीं हुई जितनी एशिया की बाकी मार्केट्स हुई, यूरोप की हुई, अमेरिका की हुई। वो सारा मैं चार्ट लेके आया हूँ, उस सबको एनालाइज करते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको विक्स, इसको बोला जाता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। इसके ऊपर हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। डिटेल वीडियो इसका कल हम बनाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आने वाले जो 15 से 20 दिन हैं या 1 महीने के करीब है, क्योंकि होने क्या वाला है ना, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, डोनाल्ड जे ट्रम्प, इनका जो टेंट्रम, मतलब मुझे लगता है जो टेंट्रम शब्द है ना, ये बना ही इनके लिए था। उनको शायद पता होगा कि एक टेंट्रम होने वाला है, जब ये राष्ट्रपति बनेंगे तो एक ड्रामा क्रिएट होगा। और टेंट्रम शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग ऑफ टेंट्रम। और ज़रा उसको लिंक करेंगे फिर हम डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब के साथ कि किस तरह से ये लिंक होता है। तो ये देखिए, ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इस इंडेक्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। विक्स जो है, याद रखिए आप, अगर ये लेस देन 10 होगा तो इसको हम कंपैरिजन करके बताता हूं मैं आपको। एक शिप चला हुआ है, एक नाव चली हुई है और लहरें बिल्कुल शांत है, वो आराम से, आप एक तरह से सो के चलिए, आप उसके अंदर बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। अगर जो विक्स है, ये मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ इसको, अगर विक्स जो है वो लेस देन 10 है तो आपकी जो नाव है, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो बिल्कुल एक शांत सी बुल मार्केट होगी। इसका मीनिंग एक बुल मार्केट होगी, लेकिन वो शांत सी बुल मार्केट होगी, वो बुल मार्केट चली रहेगी आराम से। अगर विक्स ग्रेटर देन 10 होगा और लेस देन 15 होगा, ये जो विक्स है, ये इसको दोबारा बनाता हूं मैं आपको, ये जो विक्स है अगर ये ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 15 है, इस जोन के अंदर है, तब भी एक लो वोलेटिलिटी जोन के अंदर है। मतलब हल्की हल्की सी लहरें हैं, आपकी नाव, आपका पोर्टफोलियो ठीक अच्छी तरह से ऊपर को बढ़ता रहेगा। अगला केस आता है विक्स इज ग्रेटर देन 15, लेस देन 20, तो मतलब लहरें थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही हैं और आप एक लो मिड वोलेटिलिटी के जोन के अंदर जाने वाले हैं। इसको एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं, कल या परसों हम वीलॉग बनाएंगे, एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है वो सारा आपको समझाएंगे। तो ये हो गया लो मिड वोलेटिलिटी का जोन। और अगर ये जो विक्स है ये ग्रेटर देन 20 हो गया और लेस देन 30 हुआ, तो ये आ गया हाई मिड वोलेटिलिटी। मिड वोलेटिलिटी कि 20 से ऊपर और 30 से नीचे है तो हाई मिड वोलेटिलिटी है। और अगर यही विक्स ग्रेटर देन 30 हो गया और लेस देन 40 हुआ, इसको कहते हैं हाई वोलेटिलिटी जोन। सेंट्रल शिकागो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको बनाया था, वो हम एक्सप्लेन करेंगे वो सारा का सारा आपको उस वीलॉग में।
तो यहाँ पे देखिए आप 30 से 40 के बीच में होगा, तो ये हाई वोलेटाइल जोन में होगा। ये देखिए आप, ये है, ये वाला जो विक्स है, ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। तो जो न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज है उसमें वोलेटिलिटी कितनी होगी, 36.29, और एक दिन में कितनी बड़ी देखिए आप, ये सिंगल डे का चार्ट है, 68%, या आप 69 ही मानिए आप इसको, 69%। और इसके लिए एक आदमी जिम्मेवार है, और वो कौन आदमी जिम्मेवार है, वो ये जिम्मेवार है इसके लिए, डोनाल्ड जे ट्रंप। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छा वीलॉग, हमने एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने देखा, फोर्ब्स के ऊपर था ये, CNN ने ये वीडियो बनाया था। पामेला, एक शो होता है उनका पामेले का, वहाँ पे CNN के ऊपर उनका शो था, और उसमें उनके कॉमर्स सेक्रेटरी आए थे, एंडरसन। कॉमर्स सेक्रेटरी जो थे USA के, एंडरसन साहब, वो आए थे, उनका एक इंटरव्यू था। तो ये जो लेडी है, इन्होंने इतने शानदार सवाल उनसे पूछे, और एंडरसन साहब के पास, इनके पास, कॉमर्स सेक्रेटरी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। वो वही रेटोरिक, वही ट्रंप साहब की बड़ी बड़ी बातें जिनका ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई इकोनॉमिक्स है। उस इंटरव्यू से मेरे को ये कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड जे ट्रंप को इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमिक साइंसेस। एक नोबेल प्राइज बहुत बार मिला है बिहेवियरल इकोनॉमिक साइंसेस को, बिहेवियरल इकोनॉमिक साइंसेस को। इसके ऊपर आज जो पूरी मार्केट पूरी दुनिया में फॉल की है, वो बिहेवियरल इकोनॉमिक साइंसेस की वजह से की है, कि लोगों का जो बिहेवियर होगा बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, अब जिस तरह से टैरिफ लगेंगे, ये टैरिफ्स लगेंगे दुनिया में, ये टैरिफ्स तो पूरी दुनिया का बिहेवियर ही बदल के रख देंगे। अब उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है, जो आईफोन है वो 30% महंगा होने वाला है। तो अब आप लोगों ने आईफोन खरीदना है तो आपका बिहेवियरल चेंज हो जाएगा। तो जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, इसको उनके, मतलब इट्स अ बंच ऑफ जोकर्स इन व्हाइट हाउस। मतलब एक होता है ना, एक आदमी को, जैसे अकबर था, उनके नवरत्न थे, तो जो नवरत्न थे वो सलाह देते थे, वो गाइड करते थे अकबर को कि जनाब आपको इस तरह से पूरा सिस्टम चलाना है। तो इनके यहाँ नवरत्न भी उतने ही नगमे हैं जितना नगमे वो खुद राष्ट्रपति साहब है वहाँ पे, एकदम सारे नगीने एक से बढ़कर एक। उन किसी को इकोनॉमिक्स का आइडिया ही नहीं है। और ये है अमेरिका की स्टॉक मार्केट, ये है अमेरिका के लोग। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, कैपिटलिज्म का एक सेंटर है, कैपिटलिज्म का जिसको क्या कहते हैं, पोस्टर बॉय। अगर कैपिटलिज्म की थियरी को आप पढ़ें तो उनका पोस्टर बॉय इज USA। मैं कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म और सोशलिज्म, इन चारों के ऊपर कम से कम 3 से 4 घंटे का व्लॉग हम बना रहे हैं। मैंने आधा वो बना दिया है, उसको हम डिटेल में, मैं कभी सोच रहा हूँ उसको पार्ट में रिलीज़ करें, कभी सोच रहा हूँ पूरा रिलीज़ करें, कि उसका मज़ा आपको तभी आएगा जब आप उसको एट लेंथ देखेंगे। तो जो कैपिटलिज्म का पोस्टर बॉय है, इस कैपिटलिज्म का, कैपिटलिज्म, इसका जो पोस्टर बॉय है दैट इज़ US। और US में कौन है, ये पार्टिसिपेंट हैं। तो उन पार्टिसिपेंट ने, देखिए ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, यहाँ पे एक बात मैं आपको समझा दूं, ये जो ग्रीन है ये बेसिकली कायदे से रेड है, क्योंकि सेंटीमेंट वहाँ नेगेटिव है, तभी ये इतने ज़्यादा इंडेक्स वहाँ बढ़ा। और आज एट लेंथ में ये इंडेक्स क्यों आपको समझा रहा हूँ। आप देखिए अमेरिका के लोगों ने जो ट्रंप साहब ने लगाया उसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट किया, क्योंकि इसको किसने डिफाइन किया, कोई बिजनेसमैन ने थोड़ी ना अकेला किया। जो अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्टर हैं उसमें अमेरिका के ही लोग सबसे ज़्यादा है ना, 50-60% अमेरिकन लोग हैं वहाँ पे। तो अमेरिकन लोगों ने के अंदर वहाँ पे डर है। अगर इनकी पॉलिसी इतनी अच्छी होती तो ये इंडेक्स इतना ऊपर नहीं पहुँचता। तो अमेरिका कुछ और बोल रहा है और ट्रंप साहब कुछ और बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक कियोस क्रिएट हो रहा है, और मार्केट में एक थियरी तो ऐसी स्प्रेड हो रही है कि जो पुतिन साहब हैं उन्होंने एक प्लांट किया हुआ है व्हाइट हाउस के अंदर, और उसकी बदौलत ये सब कुछ उल्टी पुल्टी नीतियाँ आ रही हैं ताकि पूरी दुनिया की तबाही हो। पहले तबाही किसकी हो रही थी, सिर्फ रशिया की। अब रशिया की तबाही नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की हो रही है। तो ये वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है, तो US के लोगों ने, US के जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने इस ट्रंप टैरिफ को
पूरी तरह से नकार दिया, इसीलिए विक्स वहाँ पे बढ़ा। अब कंपैरिजन करिए अब भारत के विक्स को, हमारा विक्स जो है ना हल्का सा बढ़ा, लेस देन 15, हमारा विक्स लेस देन 15 है कि हमारी नाव चली है, उसमें कोई बहुत बड़ा हमें खतरा नहीं दिख रहा है। तो ये जो आज की मार्केट गिरी है, आपको किसी को घबराना नहीं है जो मुझे सुन रहे हैं, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ये देखिए विक्स का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं इसके आपके ऊपर एक पूरा का पूरा वीलॉग इसके ऊपर बना के ला रहा हूँ। आपको बिल्कुल जैसे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को सिखाया जाता है ना मैथमेटिक्स, वैसे आपको सिखाएंगे हम कि एक रेडी लगाने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला इस फार्मूले को समझ जाए। वही हमारी स्किल है हिमालय स्टॉक गुरुकुल में, कि अगर हम गोलगप्पे बेचने वाले को ये फार्मूला समझा दें तो हमें उस वक्त जाके हमें खुशी होगी कि हम 6 सिग्मा टेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं कि हम इस कॉम्प्लेक्स फार्मूले को एक गोलगप्पे बेचने वाले को समझा पाएंगे। और इसी तरह से आपको समझाएंगे हम कि पुट ऑप्शन, पहले मैं सारी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा, फिर फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। तो 2 दिन मार्केट बंद है तो हम विक्स को बहुत डेप्थ में समझेंगे। तो ये जो हमारी ये जो दुनिया की मार्केट है वो सारी टंबल हुई है आज। और टंबल होने का मतलब है कि जो अमेरिकन टैरिफ है, टैरिफ या इसको ट्रंप टैरिफ भी बोला जा रहा है, लेकिन हम इसको बोलना चाहते हैं पेंगुइन टैरिफ। मतलब इतने नालायक लोग हैं व्हाइट हाउस के अंदर कि पेंगुइन रहते हैं एक आइलैंड में, मैकडोनल्ड आइलैंड में, आगे मैं दिखाऊंगा भी आपको। ये है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये है मैकडोनल्ड आइलैंड। इस आइलैंड में सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। और ये आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साथ में, ऑस्ट्रेलिया का ही ऑलमोस्ट कंट्रोल है इस पे। इस आइलैंड के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया गया, 10% का टैरिफ। अब बेचारे इतने प्यारे से पेंगुइन, ये कहाँ से टैरिफ देंगे 10%? मतलब मूर्खता की जो हाइट देखिए आप। तो व्हाइट हाउस में जो लोग हैं ना, दे आर एब्सोल्युटली बंच ऑफ जोकर्स। तो आपको ना उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग, बहुत काबिल लोग इसको चलाते हैं, जिनको मास्टरी है सॉफ्टवेयर्स की। तो आप निश्चिंत रहिए, ये मार्केट ऊपर को जाएगी। और आज जो हुआ है ये देखिए, इंडिया का जो विक्स है कितना कम है। हमारे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में कोहराम मचा, यूरोप में कोहराम मचा, एशिया में कोहराम मचा, इंडिया को छोड़ के। तो आपको ये जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग हमने सिखाई है, ये मॉडल मैंने बनाया है। और इस मॉडल को देखिए आप, बियरिश, जो भी बियरिश डे होगा आपको उस दिन इन्वेस्टमेंट करनी है। हमने क्या समझाया आपको, ने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जब भी बियरिश मार्केट होगी उस दिन आई इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। आज भारतीय स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह से गिरी, आज आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। और इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया था आपको 500, अगर 2500 रुपये है पॉकेट में, 500 रुपये लगाओ। अगर आपकी पॉकेट में 25 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए लगाओ। अगर 25 करोड़ हैं तो 5 करोड़ रुपए लगाओ। आज वो दिन था जिस दिन आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी। भारत के इंडिकेटर नो डाउट नेगेटिव हैं। एक आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर एक सेइंग हुई है कि पंच मिले हैं, अमेरिका ने पंच किया है, बॉक्सिंग पंच जो होते हैं वो किए हैं चाइना को, वियतनाम को, कोरिया को, जापान को, और भारत को सिर्फ थप्पड़ मारा है, हमको पंच नहीं किया है। कि सब पे टैरिफ लगाए हैं लेकिन भारत पे कम टैरिफ लगाया गया है। तो इसीलिए, और हमारी स्टॉक मार्केट ने हमें बिहेवियर करके बताया कि किस तरह से तो हमेशा और कैसे आपको खरीदना है। RSI देखनी है किसकी 30 से नीचे है। प्राइस टू अर्निंग रेशो मैंने बताया लेस देन 25 होनी चाहिए। कौन सा सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है ये हमने आपको बताया हुआ है, सारे व्लॉग्स में हमने बताया है। तो वो स्टॉक्स आपको खरीदने हैं। जब भी मार्केट गिरेगी इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला हमने बनाया है, IC = C/5 मल्टीप्लाइड I बियरिश। सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमने डिवाइस किया है और इसको हम कहते हैं हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। तो चलिए जी, आई होप कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंगली। और ये पेंगुइन, स्वीटेस्ट पेंगुइन, इनके ऊपर टैरिफ लग गया है, मेरी सद्भावना इनके साथ है। तो अब ये जो देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ, अब काफ़ी दिन हम इसी का गुणगान करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिका के जो राष्ट्रपति साहब हैं ना, डोनाल्ड J. ट्रंप साहब,
ये एयरफोर्स वन, इनका एयरफोर्स वन मूवी भी है बहुत शानदार। अगर आपको मौका मिले तो उस मूवी को देखिएगा। एयरफोर्स वन बहुत ही बढ़िया जेम्स बॉन्ड की मूवी है। तो इनका प्लेन है, उसका नाम है एयरफोर्स वन। उसमें इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जिसको एक लाइमलाइट चाहिए, और लाइमलाइट पता कैसी चाहिए कि अच्छा कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मुझे सुन नहीं रहा है, ऐसा करता हूँ आग लगा देता हूँ अपने घर को। लगी आग, फिर गांव वाले देखेंगे सारे आके, अरे भाई कैसे लगी आग, फिर वो सबको अपनी कहानी सुनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरह के साइकोपैथ हैं। उनको कोई सुन नहीं रहा था ढंग से, पूरी दुनिया में आग लगा दी। उन्होंने क्या किया, रशिया यूक्रेन की वॉर को रोकना चाहा, वो रुकी नहीं। इजराइल और पैलेस्टाइन की वॉर को रोकना चाहा, कुछ टाइम के लिए रुकी, फिर वहाँ बॉम्बिंग हो रही है तो ये भी नहीं रुकी है ढंग से। यहाँ पे कुछ बनी नहीं बात उनकी। उन्होंने कहा चलो अब मैं टैरिफ बॉम्ब फेंकता हूँ पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन ये जो टैरिफ वाला बॉम्ब है ये बहुत खतरनाक है। मतलब उन्होंने एक तरह से अमेरिका को आग लगाई और साथ में औरों के घरों में भी के कमरे में आग लगा दी। और अब पूरी दुनिया में आग लगाने के बाद बैठ गए हैं अपने जहाज में कि अब मेरे पास आओ सारे। और वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं ना डील के लिए तैयार हूँ। मुझे ये नहीं समझ आता कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कोई दलाल है वहाँ पे। डील कौन करता है, ब्रोकर करता है ना। ब्रोकर क्या हुआ, हिंदी में उसका मतलब होता है दलाल। तो वो वहाँ पे दलाली करने बैठे हुए हैं व्हाइट हाउस में, या इकोनॉमिक्स और दुनिया को चलाने के लिए बैठे हुए हैं। और वैसी उनकी नालायक सी टीम है वहाँ पे, और पूरी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। ये देखिए बेचारे निकेई का हाल। एक तो जापान वैसे ही पिछले 5 सालों के 15 सालों से एक बुरे दौर में चला हुआ है। किसी दिन मैं वीलॉग बनाऊंगा निकेई के ऊपर कि कितने बुरे हाल है वहाँ पे। इस निकेई को देखो आप बेचारे को, क्या बुरी तरह से क्रैश किया है ये। 4% के करीब, मैं इंडिया से कंपैरिजन भी करवाऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि 50% जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को करता है जापान, तो उसके ऊपर तो सीधा टैरिफ लगा दिया। वो अनकॉम्पिटिटिव हो गए वहाँ पे, या इनकी कंपनीज को बोल दिया भी ऐसा करो तुम वहाँ पे फैक्ट्री लगाओ आके अमेरिका में, तब तुम्हें टैरिफ नहीं लगेगा। अब कोई उनको समझाए। तो ये कोई छोटे बच्चों का खेल है कि फैक्ट्री उठाई वहाँ से और वहाँ लगा दी। मतलब एलन मस्क जैसे लोग हैं, क्योंकि एलन मस्क ने क्या किया हुआ है, वो एक फैब्रिक की फैक्ट्री इकट्ठी कर दिया, वहाँ रोबोट डाल दिए हैं। तो एलन मस्क ऐसे सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज ही वैसे बनती हैं। अरे भाई फैक्ट्रीज को शिफ्ट करने के लिए सालों साल चाहिए होते हैं। अब ये सालों साल तो शिफ्ट होंगी नहीं। अगले 1.5 साल के बाद अमेरिका में सीनेट के चुनाव होने वाले हैं, और इन चुनावों में तय है इन्फ्लेशन बढ़ेगी अमेरिका के अंदर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी चीज़ों की, और वहाँ इलेक्शन में जीतेंगे डेमोक्रेट। जब डेमोक्रेट वहाँ मेजोरिटी में आ जाएंगे तो ट्रंप साहब जो मर्जी फैसले ले, पास तो वो हाउस में ही होने हैं ना। आज तो उनकी मेजोरिटी है, आज तो वो पास करवा लेंगे, लेकिन 1.5 साल के बाद क्या होगा। तो 1.5 साल में क्या कोई भी फैक्ट्री अमेरिका आ सकती है। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आता कि दिस इज अ नॉनसेंस इकोनॉमिक्स। ये देखिए टोयोटा मोटर्स, मैं गाड़ियों की बताता हूँ आपको। टोयोटा मोटर 6% गिरा, होंडा मोटर 7% के करीब, मित्सुबिशी जो गाड़ियां बनाते हैं 12%, इनका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। निसान मोटर्स 6% के करीब, सुजुकी मोटर्स 6.5% के करीब। ये सारी जापान के लिस्टेड कंपनी है। देखिए यन का सिंबल है ये यहाँ पे। ये जो वो वाली कंपनीज जो जापान में लिस्टेड है उन सब का इतना बुरा हाल है। तो मारुति, ये वही मारुति सुजुकी है हमारे वाली, हमारे यहाँ भी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग सुजुकी की है, वो बस नाम की मारुति है, बेसिकली वो सुजुकी की शेयर होल्डिंग है उसमें। तो ये देखिए सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे गिरे हुए हैं जापान में, क्योंकि ये सारी क्या करते थे, गाड़ियाँ बनाते थे, कुछ एक पार्ट वो अमेरिका में असेंबल करते थे और गाड़ी अमेरिका में बेच देते थे। तो अब इन सब के ऊपर टैरिफ लग गया तो इन सब के स्टॉक गिर गए वहाँ पे। सोनी ग्रुप का 50% जो सामान बेचते थे अमेरिका में बेचते थे। हिटाची, ये भी इसका 70% सामान वो अमेरिका में बिकता है। पैनासोनिक, ये भी बहुत बड़ा। सॉफ्ट बैंक, अब सॉफ्ट बैंक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉफ्ट बैंक कोई 20 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई व्हाइट हाउस में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके चेयरमैन को बुलाया गया और उन्होंने वहां पे बोला
कि मैं $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा अमेरिका में, फिर डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा नहीं नहीं आप $500 बिलियन बोलो। वो गप्पों का व्हाइट हाउस है ना बेसिकली आजकल। हुआ कुछ नहीं वहाँ पे, ना उसने $100 बिलियन करनी है वहाँ पे, ना $500 बिलियन करनी है। अगर इसकी उस बात में दम होता तो आज ये स्टॉक 8% ना गिरता, ये उल्टा 8% ऊपर को जाता। क्योंकि वो जो पार्टिसिपेंट है स्टॉक मार्केट के, उनको पता है कि वो गप्पे मार रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर। तो ये जो जापान की मार्केट का एनालिसिस मैंने आपको बताया, इट इज क्या था आज के दिन में, इट वाज पैथेटिक। और ट्रंप टैरिफ ने सबसे ज्यादा जापानीज मार्केट को हिट किया, क्योंकि ऑन एन एवरेज 50% जो एक्सपोर्ट है जापान का वो यूएसए को है। अब जापान ने अपने यहाँ पे अपनी बहुत छोटी सी आर्मी रखी हुई है वो, क्योंकि वहाँ अमेरिकन आर्मी पोजीशन है। स्ट्रेटेजिक रिलेशन, जियोपॉलिटिकल रिलेशन ट्रंप साहब ने किस रिस्क में लिया है वो कभी सोच ही नहीं सकते। अब जापान को सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी आर्मी डेवलप करूं, क्या मैं वहाँ पे जो मेरे न्यूक्लियर प्लांट है उससे खुद एटॉमिक बॉम्ब बनाऊं। दुनिया को किस कगार के ऊपर ट्रंप साहब लेके जा रहे हैं, वहाँ कोई बताए तो सही उनको ना, क्योंकि वो अगर हिले हैं ना तो उनके जो जितने वहाँ सेक्रेटरी हैं वो उनसे 10 गुना हिले हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जैसे मुंबई की गलियों में गुंडों का राज होता था ना पहले, तो भाई लोग वहाँ पे धमकियाँ देते थे, वैसे ही गुंडे फैले हुए हैं आजकल पूरी दुनिया में, जो दादागिरी दिखा रहे हैं बगैर किसी साइंस के। अब आइए आप अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के लोगों को देखिए। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, मतलब 500 जो सबसे बड़ी कंपनी है अमेरिका की, वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की कंपनी है जो उनका इंडेक्स चलाती है। और भारत का जो इंडेक्स है NSE और BSE, वो भी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के पास ही है। आप ये इस बात को समझिए, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क है इनका। 5% के करीब गिरा जब से कोविड के बाद हम स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। इतना फॉल हमने कभी नहीं देखा कि अमेरिका के लोगों को ये टैरिफ की बात पसंद नहीं आई। अगर ये इतनी अच्छी स्कीम होती तो अमेरिका के लोगों को तो पसंद आती ना, उनको क्यों नहीं समझ आई? मतलब एक ही बंदे को समझ आई, वो डोनाल्ड जे ट्रंप को, और किसी को समझ नहीं आई वो। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 4% फॉल किया, देखिए आप। नेस्ले कंपोजिट, इसका तो बुरा ही हाल है, 6%। और मैंने कल शाम के व्लॉग में बोला था आपको कि हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग और हमारे एक हिमालयन कैपिटल है जिसके जरिए हम इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन की मार्केट में, हम अपने पैसे से करते हैं, किसी अभी तक हम लोगों का इसमें कैपिटल नहीं है। तो कल हमने मोर देन $2,000 की बाइंग की है अमेरिकन मार्केट में। हमको बहुत अच्छी तरह से पता था, बहुत अच्छा एनालिसिस था हमारा। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन मार्केट क्रैश करेगी और हम बिल्कुल रेडी हैं वहाँ पे बाई करने के लिए। मेरा पिछला कल का व्लॉग देखिए जाके, वहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे आज, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट क्रैश करेगी अमेरिका में, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं ना। और इसमें हमारी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी है वो एनवीडिया में, बहुत प्रॉफिट में हम इतनी गिरावट के बाद भी। टेस्ला में है, उसके बाद हमारी मैराथन डिजिटल होल्डिंग है। ये वो वाली डिजिटल होल्डिंग कंपनी है जो ब्लॉकचेन चलाती है और जो बिटकॉइन की माइनिंग करती है पूरी दुनिया में। हम डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करने के बजाय मैराथन इस होल्डिंग में करते हैं, क्योंकि अगर बिटकॉइन अच्छा करेगा तो ये होल्डिंग अच्छा करेगी ही ना। और ये सारी कंपनीज अमेरिका में लिस्टेड है और ये लीगल है। बिटकॉइन में तो लीगल तो बिटकॉइन में भी है, लेकिन उसको लेकर रेगुलेशन क्लियर नहीं है। तो इसलिए हमारी मैराथन डिजिटल होल्डिंग में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया की हम नहीं आपको बताते, लेकिन यूएस की हम बता सकते हैं। अब आइए आप यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में, यहाँ इनके हाल देखिए आप। डेक्स जर्मनी का 4.5%, लंदन का 4%। यूरोप दुबका हुआ पूरा का पूरा यूरोप। EU कमीशन की जो चेयरमैन है, आज भी मैं उनको सुन रहा था, वो लेडी इतनी ब्रेव है, वो बोलती है आके, क्योंकि उसका कोई देश नहीं है ना बेचारी का, तो उसको कोई डर नहीं है, मतलब उसको बोलना ही तो है सिर्फ। तो वो आज भी अमेरिका को चैलेंज कर रही थी। लेकिन इनके जो राष्ट्रपति हैं ना, जो वहाँ पे नमस्ते करके आए थे, कहाँ पे, व्हाइट हाउस में, ये सारे नमस्ते करने वाली गैंग चूहों की तरह दुबकी हुई है अपने बिल में। जैसे बिल में नहीं दुबके होते कि हम पीछे से जाएंगे व्हाइट हाउस में, बैक दरवाजे से बोलेंगे जनाब दुनिया पे तो जितना मर्जी टैरिफ लगाओ, हमारे साथ डील कर लो। यही हिसाब इनका फ्रांस का है। आईबेक्स का
ये देखिए यूरो स्टॉक्स यूरोप का जो मेन इंडेक्स है वो, और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का देखिए आप 7.5%, 6.4% का फॉल रेड में। यूरोप, अब मैंने पहले आपको अमेरिका का बता दिया, अब मैंने आपको मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप बता दिया, एशिया का भी बता दिया मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके। अब आइए आप ये देखिए, एशिया में कुछ बच गए थे, निकेई ये गया, चाइना कंपोजिट, मुझे लगता है इसको बोला जाता है रेजोल्यूट। चाइनीज के जो इकोनॉमिक प्लानर है उनको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का सल्यूट। क्यों? ये देखिए आप, मैंने आपको पहले क्या समझाई थी बात, ये देखिए ये है टैरिफ की लिस्ट। सबसे ऊपर किसका नाम है जी? नंबर 1 के ऊपर किसको डाला गया है? चाइना को। चाइना इज नंबर 1 और चाइना के ऊपर 34% एक है, 20% पहले लगा हुआ है, 54%, तो चाइना के ऊपर 54% टैरिफ है। 34 ये है और चाइना के ऊपर 20% पहले लग चुका है, तो टोटल कितना हो गया? 54। और पिछली बार जब ट्रंप साहब आए थे तो 10% इन्होंने तब का लगाया हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, तो कितना हो गया? 64%। इनको कोई बटा 2 नहीं हुआ है। ये देखिए 64% के करीब चाइनीज के ऊपर टैरिफ लगा है। और चाइना की स्टॉक मार्केट को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, ये है ना चाइना की स्टॉक मार्केट, एसएससी कंपोजिट इंडेक्स, ये शंघाई का कंपोजिट इंडेक्स है, मेल एंड चाइना का, मात्र 0.24% गिरा। ये चाइना डैम केयर अबाउट दिस टैरिफ। अगर चाइना के लोग डरे होते इसके लिए तो चाइनीज स्टॉक मार्केट क्रैश करती वहां पे, क्योंकि पार्टिसिपेंट तो लोग ही है ना वहां पे और कंपनीज, तो वो तो वहां पे डरे नहीं। तो ये चाइना का इंडेक्स जिसकी हमने बात की, शंघाई का ये इंडेक्स है, सबसे कम गिरा पूरी दुनिया में। हैंग सेंग ये जरूर ज्यादा गिरा, ये इसलिए गिरा क्योंकि टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं यहाँ पे, और ये वो वाली कंपनीज हैं जो यूएसए के साथ बहुत ज्यादा बिजनेस करती हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने चालाक बिजनेसमैन है, सो क्लेवर। आज हमने इस चीज को डेप्थ में एनालाइज किया, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इसको। इन्होंने सैटरडे का दिन क्यों चुना है, कल का दिन क्यों चुना है इस टैरिफ को फोर्स में आने के लिए? मेन सैटरडे को इसलिए चुना है कि इन्होंने एग्जम्पशन दी थी 19 डेज की। किसको एग्जम्पशन दी थी? बाइट डांस करके कंपनी है, और ये कंपनी ओनर है टिकटॉक की। आप सब लोगों ने टिकटॉक इस्तेमाल किया होगा, भारत में हमने बैन कर दिया। बहुत जल्दी भारत में टिकटॉक आने वाला है, और जो टिकटॉक चलाने वाले आप लोग हैं ना, मतलब आप तैयार हो जाइए, आपको टिकटॉक दोबारा आने वाला है। मैं बताता हूँ कैसे आने वाला है वो। टिकटॉक बाइट डांस करके कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। इसको 90 दिन का टाइम दिया था, वो 90 डेज खत्म होने वाले हैं सैटरडे को, मीनिंग अगले कल। इन्होंने इस कंपनी के ऊपर दबाव बनाया कि इसको बेच दो टेस्ला को, एलन मस्क को, जो इनके पीछे की चालाकियां हैं। इन्होंने, अब एलन मस्क को जाएगा तो कियोस क्रिएट हो जाएगा अमेरिका में, तो एलन मस्क कहीं किसी और को फंडिंग करेगा और उसके जरिए खरीदना चाहेगा। यहाँ बीच में कूद गया है अब अमेज़न भी आ गया है, मेटा भी आ गया है और गूगल भी आ गया है। इन्होंने ट्रंप को कर दिया है ट्रैप वहां पे। ये तीनों इसके लिए बिड कर रही हैं कि कोई बात नहीं, ये क्यों टेस्ला को दिया जाए, हम भी खरीदने के लिए तैयार हैं इनको। तो सैटरडे टैरिफ का इसलिए रखा है कि चाइनीज रेडी हो कि वो इसको बेचने के लिए तैयार हैं अमेरिकन कंपनीज को। मतलब इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर ये लोग आके बैठ गए हैं कि तुम मेरे यहाँ पे, मेरी गली में बिजनेस रेडी तब चलाओगे तुम, अगर तुम अपनी रेडी मुझको बेचोगे, नहीं तो मैं रेडी नहीं आने दूंगा गली में। ये क्या गुंडागर्दी है? ये पूरी दुनिया ऐसे थोड़े नहीं बनी। ये तो कबीलों का राज हुआ करता था ना, जो कबीलों का राज था, आदि मानव जैसे रहता था। तो ये सूट में आदि मानव बैठे हुए हैं व्हाइट हाउस के अंदर। जो हकीकत है, सूट वाले आदि मानव है ये। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। क्या हमने एक जस्ट ऑर्डर बनाया था, रूल ऑफ लॉ बनाया था, रूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनाए थे, सारी धज्जियां तोड़ दी। इसीलिए जिंदगी में पढ़ाई करना, लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो लॉजिक से सोचे और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, नहीं तो उनका उदाहरण वैसा होगा जो एक जोकर व्हाइट हाउस में आज पूरी दुनिया में डांस करवा रहा है। तो इनको ब्लैकमेल करने के लिए सैटरडे का दिन चुना गया है जानबूझ के, ताकि वो बेच दें। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई परवाह नहीं मारी
अमेरिका में नहीं, अमेरिका तो बहुत बुरी तरह क्रैश किया। ये देखिए आप 0.24% चाइना में। अब कल आज रात को पता चलेगा कि टिकटॉक का फ्यूचर क्या होने वाला। अमेरिकन जो भी कंपनी इसको खरीदेगी भारत में तुरंत लॉन्च करेगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बेले लोग कहाँ पे हैं? भारत में। मतलब भारत में कायदे से कोई बेरोजगार नहीं है। क्यों बेरोजगार नहीं है? एक जोक है ये, इसको डोंट टेक इट सीरियसली, कि हर बेरोजगार के हाथ में फ़ोन दे दो तो दोनों हाथों को काम मिल गया। सुबह से लेकर शाम तक वो फ़ोन चला रहा है, रील अपलोड कर रहा है, वीडियो बना रहा है, गप्पे मार रहा है, तो मतलब दोनों हाथों को काम है, तो उसको फीलिंग ही नहीं है कि वो बेरोजगार है। तो टिकटॉक जब आएगा तो हमारे इन बेरोजगारों को और गहरा काम मिलेगा। अब यहाँ पे आइए, अब सीरीज स्टॉक के ऊपर आते हैं। BSE जो हमारा सेंसेक्स है 1.22% और निफ्टी 1.49%। ये देखिए दुनिया के जितने भी स्टॉक इंडिसेस हैं उनमें सबसे कम कौन सा गिरा? एक चाइना का, ये देखिए अमेरिका के कंपैरिजन में नंबर 1 के ऊपर चाइना का, और नंबर 2 के ऊपर इंडिया का, और नंबर 2 के ऊपर ब्राज़ील का। ब्राज़ील तो चलो किसी खाते में नहीं आता। और नंबर 2 के ऊपर इंडिया का। इंडिया की मार्केट जितनी गिरनी चाहिए थी वर्ल्ड मार्केट के कंपैरिजन में उतनी नहीं गिरी। इससे क्या साबित होता है कि ये वर्ल्ड ट्रेड और जो टैरिफ की जो वॉर है, इस वॉर का भारत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो अब सब गिर रहे हैं ना, तो हमको भी गिरना है। और अमेरिका में ये जो इन्फ्लेशन आपको दिख रही है, ये लीडिंग इंडिकेटर आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक से इंडिकेटर आना शुरू हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीक से हम आपको बताते जाएंगे पिछली वीक इंडिकेटर क्या बोलते हैं अमेरिका के। हमारे वीलॉग देखो आप जाके पिछले, उसमें इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, लोग सेल कर रहे हैं। चारों इंडिसेस जो आपके सामने आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, वो चारों के चारों अमेरिका में नेगेटिव हैं। तो जो अमेरिका की मार्केट है वो रिसेशन में जाने वाली है। तो ये था वर्ल्ड क्यूज में क्या हुए। अब जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं। डीकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट, भारत की स्टॉक मार्केट आज कैसा व्यवहार रहा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं भारत की स्टॉक मार्केट को। तो भारत की स्टॉक मार्केट आज की डेट में नेगेटिव, चलो रेड में लेते हैं इसको, नेगेटिव 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 और नेगेटिव के साथ बंद हुई, लेकिन उतनी नहीं गिरी। तो ये जो नेगेटिव भारत की मार्केट रही वो दुनिया की नेगेटिविटी से कम रही। कारण इसके क्या है? ये इसका सबसे बड़ा कारण है फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रम्प टैरिफ। एट लेंथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन में आपको बता दूं इकोनॉमिक्स की। रिसेशन होता है लगातार 2 क्वार्टर्स में अगर जीडीपी माइनस कॉन्ट्रैक्ट करे, तो तीसरा जो क्वार्टर होगा उसमें हम बोलेंगे इकोनॉमी वेंट इनटू रिसेशन। ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। अब हमको इस क्वार्टर के और अगले क्वार्टर में देखना है कि टैरिफ ने क्या किया। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है कल की। मॉर्गन स्टैनली एक बहुत बड़ी फर्म है ये। इस फर्म ने बोला है 60% चांसेस इंक्रीज हो गए हैं कि यूएसए रिसेशन में जाएगा, और अमेरिका अगर रिसेशन में जाएगा तो पूरी दुनिया को खतरा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है, वाई अमेरिका इज सो इम्पोर्टेंट, दुनिया की जीडीपी का 25%, वर्ल्ड जीडीपी का 1/4 जो इकोनॉमी है वो यूएसए की है। इसीलिए हम यूएसए को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और चारों तरफ आप मीडिया में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, टैरिफ 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 टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ, अमेरिकन टैरिफ, यूएस टैरिफ, ट्रेड वॉर, ये कीवर्ड चारों तरफ फैले हुए हैं। आप लोग सुन रहे होंगे इनको। ये इसलिए है क्योंकि इनका इतना बड़ा साइज है और वहाँ के 40 करोड़ लोगों का पूरी दुनिया के ऊपर फर्क वो डालते हैं। तो इसीलिए हम भी एट लेंथ इसको उनको पढ़ रहे हैं। हमारे निफ्टी को देखिए अब जल्दी से, बहुत लंबा हमारा वीलॉग हो रहा है, इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा निफ्टी यहाँ से गिरा और बिल्कुल गिरता ही गया, इसको कहीं भी नहीं संभला। रीजन बीइंग कि जितने भी हमारे 13 इंडिसेस हैं, मेन 13 इंडिसेस, वो सारे के सारे रेड में बंद हुए। आज हर एक सेक्टर फॉल किया, कोई भी नहीं आज हमारी स्टॉक मार्केट को बचा पाया ढंग से। और ये देखिए, और इसकी जो रीजंस हैं गिरने के, न्यू ट्रेड वॉर विद एशिया एंड ईयू। ये पॉइंट मैं आपको यहाँ समझा दूं कि ट्रंप साहब ने ये जो पहले वॉर शुरू की थी ना,
ये की थी इन्होंने कनाडा के ऊपर, कनाडा जिसको कहते हैं जो पंजाब के लोग हैं, और बहुत अच्छी सीरीज मैंने कल भी बताया था आपको, जियो हॉटस्टार के ऊपर है कनाडा, बहुत ही शानदार सीरीज है, उसको आप देखें और फिर आपको लगेगा कि मुझको कनाडा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उस सीरीज को देखना आपने एक बार। कनाडा, सॉरी कनाडा, इट्स नॉट कनाडा, इट्स कनाडा एंड देन मैक्सिको, मैक्सिको के साथ थी प्लस चाइना, इन तीनों के साथ थी, इनके ऊपर टैरिफ लग गया था। अब उन्होंने रेस्ट ऑफ एशिया को पकड़ लिया प्लस यूरोप को पकड़ लिया, सब के ऊपर इन्होंने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी, और यही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ऑल 13 सेक्टर फॉल इन इंडिया, आरबीआई की पॉलिसी नेक्स्ट वीक आने वाली है, कोई पता नहीं है, लेकिन मनी कंट्रोल जो रिलायंस का है, मनी कंट्रोल बहुत अच्छी वेबसाइट है, अगर आपका मन करे तो आप जाइए उस पर। हमारी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है इनकी कि इन्होंने हमें पे किया इसलिए हम इनको बोल रहे हैं, अच्छी साइट है ये। मनी कंट्रोल के ऊपर ये लोग बोल रहे हैं 25 इकोनॉमिस्ट का इन्होंने सर्वे किया भारत में, और 25 इकोनॉमिस्ट पकड़े उन्होंने बोला 25 बेसिक पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट भारत में घटेंगे, और जैसे ये डिसीजन आएगा आप देखिएगा भारत की स्टॉक मार्केट रॉकेट बनेगी आपके सामने। और अब जो, क्योंकि आईटी को बताया जा रहा है कि अमेरिका में इसकी मांग घटेगी, लेकिन हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम इस ओपिनियन से बिल्कुल सहमत नहीं है। इसके ऊपर वीलॉग बनाएंगे हम और विद डेटा आपको एक्सप्लेन करेंगे। पॉवेल स्पीच होगी आज फ्राइडे को, और मुझे लगता है ट्रंप साहब से ज्यादा जो स्पीच स्टॉक मार्केट सुनेगा वो जर्मी पॉवेल की स्पीच को सुनेगा। और जर्मी पॉवेल साहब कौन है? जर्मी पॉवेल जो हैं वो यूएस फेड के चेयरमैन हैं, तो इनकी स्पीच आज सुनी जाएगी। ये किस तरह से वहाँ पे ये क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन पे, टैरिफ के ऊपर, और मार्केट उसके ऊपर ज़रूर रिएक्ट करेगी। इनकी स्पीच का एनालिसिस हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो ये हमारी स्टॉक मार्केट आज फॉल की, और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक कॉन्सेप्ट, इसी के ऊपर हम आज का अपना वीलॉग वाइंड अप करेंगे। फॉलिंग चैनल पैटर्न, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर हमने वीलॉग बनाया है, एक वीडियो है पूरा का पूरा। आप जाइए हमारे होम पेज के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ मैं, उसको देखिए। ये चैनल क्या है? जब मार्केट नीचे को गिरती है फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है और मार्केट ऊपर को जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है मैंने। आइए इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये 10 दिन पुराना चार्ट है मार्केट, ये है निफ्टी 50, ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ मैंने निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट अक्टूबर मंथ से देखिए फॉल कर रही है ना, ये है फॉलिंग चैनल। यहाँ जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हो गया, यहाँ जैसे मार्केट ऊपर को गई। कंफर्मेशन 1 यहाँ पे होनी थी, कंफर्मेशन 2 यहाँ अप्रैल, मैंने बोला था 2-3 अप्रैल को होनी थी, और 3 होनी थी जाके मई में। अब देखिए आज की डेट है, ये देखिए आज 4 अप्रैल को, देखिए आप यहाँ पे, यहां से कभी भी मार्केट ने क्रॉस ही नहीं किया ऊपर, कंफर्मेशन हुई ही नहीं, इसीलिए इसको बोलेंगे हम शैलो ब्रेकआउट। ये टेक्निकल एनालिसिस की टर्म होती है शैलो ब्रेकआउट। आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर को जाएगी, ये देखो यहां से आपको लगा मार्केट यहां को जाएगी, यहां से मार्केट नीचे आई, और एक उम्मीद थी कि मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर जाना है यहाँ को, मार्केट यहाँ को ना जाके उल्टी दिशा में चली गई, और ये शैलो ब्रेकआउट। और ये देखिए नीचे, और अगर इस पॉइंट से नीचे मार्केट चली गई, ये लाइन इससे नीचे चली गई ना, तो आपको 20,000 का लेवल भी आएगा। लेकिन हमारा एनालिसिस क्लियरली कहता है कि मार्केट, जो मैथमेटिक्स हमको समझ आता है और हमारा सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ से टर्न करेगी। ये डेटा बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं। अब डेटा 100% सही नहीं होता है, लेकिन चांसेस हैं 70 to 75% कि मार्केट टर्न लेगा ऊपर को। तो ये एक शैलो ब्रेकआउट हुआ स्टॉक मार्केट में। लोगों ने जिन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदी, इसको देख के वो आज की डेट में बर्बाद होंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग तब करनी जब स्टॉक मार्केट की मास्टरी हो आपको। तो चल ये आपने, ये जो हमारा फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है ना, फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट, इसका वीलॉग देखना है। और पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी मैंने वीलॉग डाला हुआ है, इन दोनों को आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप शौक रखते हैं स्टॉक मार्केट का। डॉलर इंडेक्स देखिए फॉल
रेड में आया यहाँ पे। डॉलर जो इंडेक्स है डॉलर गिर रहा है वहाँ पे, डॉलर ने गिरना ही है। और एक बात आपको और बताऊं मैं, वहाँ पे जो पामेला जी का शो था CNN के ऊपर, वहाँ उन्होंने जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी से पूछा कि क्या आपकी प्लान है कि डॉलर को गिराया जाए, मतलब ही डोंट हैव एनी आंसर। मैं उसको जरूर टैग करूंगा उस वीडियो को, उसको देखिएगा आप CNN के ऊपर। मतलब उनके पास, कॉमर्स सेक्रेटरी साहब के पास एक भी जवाब नहीं था किसी सवाल का, एक भी साइंटिफिक जवाब नहीं था, इकोनॉमिक का जवाब नहीं था। वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फालतू की गप्पें जिनका ना कोई सर न पैर था। और पामेला जो वहाँ पे एंकर थी, उन्होंने उनको दिन में तारे दिखा दिए। उन्होंने उनका वहाँ पे सवाल था कि क्या आपका प्लान है डॉलर को नीचे लाने का। वो कहता नो 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 वी डोंट हैव एनी प्लान, लेकिन डॉलर नीचे आएगा तो अच्छी बात है, अमेरिका के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। जब भी करेंसी डाउन होती है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। यन क्यों सस्ती है, ये जापानी यन है, ये 2.5 रुपीज़ के बराबर है एक यन। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि यन जो है वो भारतीय रुपये से कमज़ोर है, वो आपको मैथमेटिकली कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि जो देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो अपनी करेंसी को नीचे रखेगा। तो अगर डॉलर कमज़ोर हो रहा है तो अमेरिका का इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन डॉलर इंडेक्स जितना कम होगा उतना भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि हमको क्या खरीदना होता है, क्रूड ऑयल, और वो भारत के लिए सस्ता रहेगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया है। आज गोल्ड कंटिन्यूस जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ये गोल्ड कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज किया है $31,000। बहुत जल्दी आपको 1 लाख पर तोला, तोला में करते हैं ना इंडिया में, मतलब इट्स 10 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट 10 ग्राम, लेकिन लगभग इसको 10 ग्राम मानते हैं। तो 1 लाख रुपए में, मतलब 1 करोड़ रुपए में 1 किलो आपको सोना मिलेगा। गोल्ड, इसको बोला जाता है सेफ हेवन। सेफ हेवन, सेफ हेवन बोला जाता है जब भी स्टॉक मार्केट में टर्मोइल होगा। टर्मोइल कहाँ पे होगा? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के टर्मोइल में लोग सेफ हेवन में जाएंगे, और सेफ हेवन है गोल्ड कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट। लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे भी 1 साल में 35% का रिटर्न है गोल्ड का, और गोल्ड इज नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान में रखिए। किसी व्लॉग में आऊँगा इसके ऊपर मैं। रिलायंस इंडस्ट्री देखिए, सबसे बड़ा सिंगल डे का पिछले 4 साल में इनका लॉस हुआ 3.43%। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। वही इतनी बुरी तरह से गिरी तो भारतीय स्टॉक मार्केट का गिरना तय था। जल्दी से मैं आपको क्रूड ऑयल का भी बता दूं। क्रूड ऑयल का एक नया टारगेट आया है, और वो टारगेट भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका का एक तो ये जॉबलेस क्लेम देखिए आप, अमेरिका में नौकरियां घट रही हैं बहुत। जो क्लेम है लोग वहाँ पे वो कम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मंदी आना तय है। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट देखिए आप, ये $4 गिरा, ये भी $4 गिरा, और ये लगभग 7% WPI, और ब्रेंट कितना गिरा? 6.42%। ये भारत के लिए बहुत खुशखबरी है। $62, $65, क्योंकि इंडिया 90% अपना जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। तो हो क्या रहा है? डॉलर कमज़ोर हो रहा है, रूपी हल्का सा स्ट्रांग हो रहा है, और क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल वो डिक्रीज कर रहा है। भारत के लिए गुड न्यूज़ है। तो ये जो टैरिफ की वहाँ पे चल रही है ना वॉर, उसके कारण ये नीचे गिरा है। और ट्रंप साहब चाह रहे थे कि इसके प्राइसेस बढ़े, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे बोल रहा है ड्रिल बेबी ड्रिल, ये ड्रिलिंग करो बहुत सारी। अमेरिका वहाँ ड्रिलिंग करवाना चाह रहा है, लेकिन ड्रिलिंग हो रही है वहाँ पे, क्रूड ऑयल वहाँ बढ़ रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, वहाँ भी अमेरिका को नुकसान हो रहा है। तो किस मूर्ख ने ये टैरिफ की पॉलिसी बनाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मैं व्हाइट हाउस में उनका एडवाइज़र होता तो मैं कहता भाई इसको सबको बंद करो और अमेरिका को दूसरी तरह से ग्रेट बनाओ। ये तो तुम अमेरिका का बेड़ा गर्क करने पे बैठे हो यहाँ पे। आज का व्लॉग हम वाइंड अप करते हैं FIIs के ऊपर, बहुत ज़रूरी है भारतीय स्टॉक मार्केट में। ये देखिए यहाँ पे ये बढ़े थे, हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ी थी। यहाँ पे ये लोग रेड में आए हैं। 1 2 3 4 लगभग 4 दिनों से भारतीय स्टॉक मार्केट फॉल कर रही है।
FIIs, लेकिन एक ध्यान रखिए FIIs पिछले कल उतने ज़्यादा नहीं गए। आज का डाटा आएगा शाम को लेट, तो वो मॉर्निंग में मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा उसको। इसीलिए मैं आप लोगों से सभी को कहता हूं कि अगर आप लोगों को हमारा ये जो एनालिसिस है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का अगर पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और कीप इन्वेस्टिंग बियरिश हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल को हमेशा याद रखिए। जब भी मार्केट गिरे स्टॉक खरीदिए, आपको मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट। फ्रेंड्स, ये था हमारा वीकली रैपअप ऑफ स्टॉक मार्केट। किस प्रकार से इस वीक में स्टॉक मार्केट रही, मार्केट मेहम हुआ, यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे रहा। और हमने हमेशा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपको बताया है कि हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का जो मॉडल है वो आपको फॉलो करना है। आई होप कि आपको ये पसंद आया वीकली रैपअप। अब आपसे मिलते हैं मंडे को अपने एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।